हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। दोस्तों, नया साल आ चुका है और नए साल में आपके नई ख्वाहिशें भी आ चुकी होंगी। वही आपकी नई ख्वाहिशों को मैं आपको पूरा करने वाला हूं और आपको 2026 में 100% जॉब गारंटी एक डेटा साइंटिस्ट का रोड मैप प्रेजेंट कर रहा हूं। दोस्तों, आपके ऊपर आपका जितना भरोसा नहीं होगा उतना भरोसा मुझे इस रोड मैप पे है। आपने इस रोड मैप को फॉलो कर लिया तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, आप 2026 में दुनिया की बेस्ट जॉब को अचीव करने वाले हो और इसी के साथ आपके जो भी ख्वाहिशें होंगी वो ख्वाहिशें आप उसको 2026 में पूरी कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आपके सपनों की उड़ान को देखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेटा साइंटिस्ट रोड मैप 2026। दोस्तों, ये रोड मैप आपको बिगिनर से लेकर इंडस्ट्री रेडी बनाएगा और उसके बाद आपको जॉब रेडी बनाएगा और जैसे आप जॉब रेडी बन जाओगे तो आपके जेब में पैसा पैसा आ जाएगा। तो इस रोड मैप में हम क्या सीखने वाले हैं? व्हाट टू लर्न, व्हाट टू बिल्ड एंड व्हाट कंपनीज एक्चुअली एक्सपेक्ट। आपको जो भी सीखना है, जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है वही सीखना है, किताबी ज्ञान नहीं देना है। और यहाँ पर मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ दोस्तों, किताबी ज्ञान नहीं है। दोस्तों, मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस है और मैं एज अ सीनियर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट करके काम करता हूँ और इसी के साथ मैं डेली मल्टीपल इंटरव्यूज लेता हूँ। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है सालों का, यही एक्सपीरियंस मैं दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इफ यू स्टार्ट डेटा साइंस इन 26 यूजिंग ओल्ड रोड मैप यू विल स्ट्रगल। आई विल टेल यू व्हाट एक्चुअली वर्क्स टुडे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वक्त है वो डिफरेंट है और जो 2026 के पहले का जो वक्त था वो डिफरेंट था। आज आपने वही पुराने जो टीचर्स है जो क्लास में आपको सिखाते हैं व्हाट इज डेटा साइंस और डेटा साइंटिस्ट कैसे बनना है, तो दोस्तों उनका घिसा पुराना सिलेबस आप देखोगे तो आप डेटा साइंटिस्ट नहीं बनोगे। आप बस उनको पैसे दोगे और वो मजे लूटेंगे और उसके बाद 100 लोग क्लास में रहते हैं और उसके बाद 10-20 लोगों को जॉब लगता है। और एक आपको फैक्ट बताना चाहूंगा दोस्तों, जो टीचर सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम आपको डेटा साइंटिस्ट पढ़ाते हैं तो दोस्तों उसकी इनकम उतनी नहीं रहती जितनी एज अ डेटा साइंटिस्ट करके आप काम करते हो। दोस्तों, आप कोई क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको वही क्लास ज्वाइन करना है। वहां पर जो आपको इंस्ट्रक्टर है वो एक्चुअली कोई कंपनी में काम कर रहा होगा और उसके बाद उसका जो फ्री टाइम है उसमें वो 1-2 क्लास आपको पढ़ाता होगा। वही इंस्ट्रक्टर से आप सीखते हो तो आपको इंडस्ट्री ग्रेड नॉलेज मिलेगा। या आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है, यूट्यूब में जो अच्छे खासे डेटा साइंटिस्ट के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं तो उनकी आप प्लेलिस्ट फॉलो करो। या आप सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही कि आप यूडेमी में चले जाओ और वहां पर आपको 400-500 में जो सिर्फ और सिर्फ डेटा साइंटिस्ट के ऊपर ही वीडियो बनाते और इंडस्ट्री में काम करते उनके ही वीडियो को फॉलो करना है, तभी आप इंडस्ट्री ग्रेड नॉलेज ले पाओगे। नहीं तो जो आपको इंस्ट्रक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते हैं वो दोस्तों इधर उधर का कॉपी पेस्ट किया हुआ प्रोजेक्ट आपको चिपकाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं एडवाइस वीडियो को शुरुआत करने से पहले ही दे रहा हूं। दोस्तों, आपके पास इस वीडियो को देखने के लिए टाइम नहीं होगा, आप आधा अधूरा नॉलेज लेके चले जाओगे, तो मैं आपको अभी रिकमेंड करता हूं कि इस वीडियो को आप कंटिन्यू मत करो। आपके पास टाइम होगा तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना है, नहीं तो नहीं करना है। दिस वन वीडियो मेक्स यू 100% जॉब प्रूफ इन 2026। दिस इज माई गारंटी। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, 2026 में डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास क्या चाहिए? डिग्री? बिल्कुल नहीं। कॉलेज? बिल्कुल नहीं। आप आईआईटी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या आपके पास पैसा चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। बस आपके पास बेसिक कंप्यूटर एंड लॉजिक थिंकिंग चाहिए। अब कंप्यूटर क्यों चाहिए ये तो आपको समझ में आता है, बट लॉजिक क्यों चाहिए? क्योंकि जो बिजनेस के प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ना चाहिए, इसलिए आपके पास लॉजिक थिंकिंग चाहिए। आपको मैथ अच्छा आता है तो बेहतरीन बात है, नहीं आता है बट आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है तो आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले जैसे कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए? आपको फाइल को हैंडल करना है, फोल्डर कैसे काम करते हैं या आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई एक्सेल शीट किस तरीके से काम करती है। बेसिक नॉलेज है, अच्छी बात है। बाकी जो सीएसवी और जीएस है आप इस रोड मैप में पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लॉजिकल थिंकिंग, जैसे कि इफ एल्स, ऐसा होगा तो ऐसा कब होगा, ये होगा तो ये कब होगा, ऐसे लॉजिक आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो ये आपके पास नॉलेज चाहिए। नो कोडिंग बैकग्राउंड नीडेड। अब तक आपने कोई सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं। आपने इंग्लिश पढ़ी है, दैट्स ग्रेट। आपको आपके पास एक लैंग्वेज है वो है सिर्फ इंग्लिश। नेक्स्ट है बेसिक पाइथन अवेयरनेस। आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इस रोड मैप में हम उसको सीखने वाले। तो पाइथन आपको आता है तो जैसे कि वेरिएबल्स, लूप, लिस्ट, डिक्शनरी, रीड कोड कंफर्टेबली, ये आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका टाइम यहाँ पर बचने वाला है। बट नहीं आता है तो इसका मतलब यही नहीं है कि आप डेटा साइंटिस्ट नहीं बनोगे, क्योंकि इस रोड मैप में हम उसको कवर करने वाले हैं। सो यू विल लर्न पाइथन प्रॉपरली ड्यूरिंग दिस रोड मैप।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्कूल लेवल मैथ इज इनफ। आपने अब तक जो भी वीडियो देखे होंगे या मेरे खुद के वीडियो देखे होंगे, तो वहां पर मैंने बोला है और लोगों ने भी बोला कि आपको कैलकुलस चाहिए, लीनियर अलजेब्रा चाहिए, आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये बात सही है, पर पूरी सच नहीं है। जो इंसान स्क्रैच से मॉडल बनाता है उनके पास वो मैथमेटिकल नॉलेज होना अनिवार्य है। बट यहाँ पर जो हम रोड मैप बनाने वाले, वो रोड मैप दोस्तों जो मैक्सिमम लोगों को जॉब अचीव करने में 100% हेल्प करने वाला है, वो रोड मैप यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। तो आपको सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा मैथ आना चाहिए, जो आप 5th 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हो ना, बेसिक मैथ, वही आना चाहिए। भारी भरकम मैथ नहीं आना चाहिए, जैसे कि परसेंटेज है, एवरेज है, ग्राफ अंडरस्टैंडिंग है, राइट। नो कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा नीडेड टू स्टार्ट, ध्यान रखना। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है वो एकदम इंपॉर्टेंट है, क्यूरियोसिटी कंसिस्टेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन रेस्ट ऑफ द थिंग। सो एबिलिटी टू आस्क व्हाई, व्हाट, हाउ, ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। आपको कम से कम 60 टू 90 मिनट लर्निंग को देना ही है। प्रैक्टिकल इट्स अ डिफरेंट, लर्निंग इज अ डिफरेंट। तो लर्निंग को आपको इतना टाइम देना है और प्रैक्टिकल करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आपको और एक्स्ट्रा टाइम देना है। तब आप इस रोड में आपको फॉलो करो। आपके पास दिन में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एंड लर्निंग के लिए 1 और 2 घंटे है, तो इस रोड मैप को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आप डेटा साइंटिस्ट बनोगे नहीं, और बनोगे तो आपको लगेंगे 2-4 साल, और तब तक इसका जो सिलेबस है एकदम फास्ट में चेंज होता रहता है, तो कोई काम का नहीं है। आप यहीं पर बैठे रहो, आपको कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। डेटा साइंटिस्ट बनने के बाद कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहना पड़ता है, और मैं भी खुद पढ़ाई करता हूं, इसलिए आपको वीडियो बना के दे रहा हूं, क्योंकि मेरा भी यहाँ पर स्टडी होता है और आपको भी मैं कुछ ना कुछ ज्ञान बांट सकता हूं, ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो स्टडी मस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो। तब यहाँ पर गवर्नमेंट की जॉब नहीं, एक बार गधे की तरह स्टडी करो और उसके बाद जैसे जॉब मिल जाएंगी तो हाथ ऊपर करके टेबल के नीचे से लेते रहो। तो दोस्तों ये फील्ड नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यूस लर्निंग लगेगा और कंटिन्यूस अर्निंग आपको मिलता जाएगा। नेक्स्ट है विलिंग टू डिबग एंड फेल। तो यहाँ पर जब आप कोडिंग करोगे तो आपका कोड फेल होगा, एरर देगा, तो क्यूरियोसिटी से उसका सोल्यूशन निकालना ये आपका काम होना चाहिए। मान लो यहाँ पर आप थक जाते हो और आप हैरान हो जाते हो, आप स्ट्रेस में चले जाते हो, तो आप ऐसे पर्सन होंगे, आपके पास डेटा साइंटिस्ट बनने की कोई काबिलियत नहीं है। यहाँ पर आप मल्टीपल टाइम फेल होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट का मतलब यही होता है कि आप मल्टीपल प्रयास करोगे और उसमें से एक आध प्रयास सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। तो ये काबिल आपके पास है। मैं आपको 100% बोलूंगा कि आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, और आपको इस रोड मैप को अभी फॉलो करना है। मान लो आपके पास फर्स्ट 3 एंड 4 पॉइंट नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप डेटा साइंटिस्ट बनने के काबिल नहीं हो, और आपको डेटा साइंटिस्ट बनना ही है, तो आपको फर्स्ट 3 एंड 4 पॉइंट को अचीव करना पड़ेगा, तभी आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। और आपको मेरा जो वीडियो है वो आगे देखना पड़ेगा, नहीं तो आप यहीं पे स्किप करके आगे इंस्टाग्राम के रील या यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो देख सकते। सो इफ यू कैन यूज कंप्यूटर एंड थिंक लॉजिकली, यू आर रेडी टू स्टार्ट डेटा साइंस इन 2026। अब दोस्तों यहाँ पर हम रियलिटी चेक करने वाले। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, और उसकी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर ओल्ड मीथ्स है, जिसके स्टिल स्टार्ट पाइथन प्लस एसक्यूएल प्लस मशीन लर्निंग, इसका मतलब होता है जॉब। जी हाँ दोस्तों, आज के मार्केट में ये सही नहीं है। नेक्स्ट है कैगल नोटबुक, मतलब एक्सपीरियंस, ये भी गलत है। मॉडल आपने ट्रेन कर लिया और बोला कि यार मेरा मॉडल 99% एक्यूरेट है, इससे काम नहीं बनेगा, राइट। दोस्तों 2026 की जो रियलिटी वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। दोस्तों सबसे पहले आपको बिजनेस का प्रॉब्लम पता होना चाहिए, उसके बाद बिजनेस का डेटा आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अम्ब्रेला है उसमें जो मल्टीपल टेक स्टैक है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंड डेटा, ये आपको आना चाहिए। और यहाँ पर जो आपको डेटा मिलने वाला है एकदम अच्छा खासा जो कैगल में मिलता है ना, वो डेटा नहीं है। यहाँ पर आपको एकदम मेसी घटिया क्वालिटी का डेटा मिलेगा। उस घटिया क्वालिटी के डेटा को क्लीन करके आपको बेहतरीन तरीके से मॉडल को ट्रेन करके उसको अच्छी तरीके से डिप्लॉय करना आना चाहिए, तभी आप अच्छी तरीके से डेटा साइंटिस्ट बन पाओगे। नेक्स्ट है एंड टू एंड ओनरशिप। आपको बिजनेस प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है, और उसके बाद कस्टमर को सर्व करना है, ये आपके पास आना चाहिए। नेक्स्ट है जिन एआई प्लस मशीन लर्निंग टुगेदर। अब तक हम मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे थे, अब ये चीज आउटडेटेड हो चुकी है। हालांकि मशीन लर्निंग का हम इस्तेमाल करेंगे, बट अब उसके साथ हम जनरेटिव एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कंबाइन करके जो अभी हमारे बिजनेस प्रॉब्लम है उसको बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करेंगे।
और नेक्स्ट हमारे पास डिप्लॉयमेंट इज अ वेरी वेरी मैंडेटरी। अब तक डेटा साइंटिस्ट एज साइंटिस्ट करके काम कर रहा था, अब जो डेटा साइंटिस्ट काम करेंगे वो साइंटिस्ट प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसको दोनों को कंबाइन करके उसको एक प्रोडक्ट डिजाइन करना है, बिजनेस प्रॉब्लम टू कस्टमर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको जो सॉल्यूशन है वो कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम करेगा, इस लेवल तक का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रियलिटी चेक करना है कि भाई ये पुराना मिथ क्या था और अभी 2026 में क्या चाहिए। कंपनी डोंट हायर नोटबुक राइटर्स, दे हायर प्रॉब्लम सॉल्वर हु कैन डिप्लॉय। अब हम देखते हैं व्हाट अ डेटा साइंटिस्ट डज इन 2026। तो दोस्तों यहाँ पर जो डेटा साइंटिस्ट की जो दिनचर्या रहती है, उसका जो पूरे प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल रहता है वो क्या रहता है। सो सबसे पहले उसके पास एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम कौन सा? आपके घर का? बिल्कुल नहीं। उसके पास आता है बिजनेस प्रॉब्लम। तो उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है बिजनेस के प्रॉब्लम को। जैसे वो अंडरस्टैंड करता है तो उसके हिसाब से उसको डेटा चाहिए। तो डेटा वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से गैदर कर सकता है और उसको क्लीन एंड इंजीनियर कर सकता है। तो यहाँ पर आपका डेटा एसक्यूएल में रह सकता है, नो एसक्यूएल में रह सकता है, इमेज का डेटा रह सकता है, टैबुलर डेटा रह सकता है, अनस्ट्रक्चर डेटा रह सकता है, स्ट्रक्चर डेटा रह सकता है। तो कहीं पर भी डेटा रहेगा, उस डेटा को उसको लेके आना है, उसका उसको क्लीन करना है और उसके बाद आपको मशीन लर्निंग मॉडल या एआई मॉडल ट्रेन करने हैं। इसी के साथ आज के डेट पे उसको इस्तेमाल करना है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करके उसके प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकता है और जो प्रॉब्लम है उसकी क्वालिटी और इनहांस कर सकता है। उसके बाद उसको डिप्लॉय करना आना चाहिए विद यूआई या एपीआई। और उसके बाद जैसे वो मॉडल को डिप्लॉय करता है, उसके सॉल्यूशन को डिप्लॉय करता है, यूजर उसको यूज कर रहा है, तो उसको एज अ गार्ड करके उसको निगरानी रखनी कि हाँ भाई मेरा जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी सही तरीके से कंसिस्टेंट है कि नहीं है। जैसे उसकी एक्यूरेसी डिग्रेड होती है तो हमें फिर से लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करना पड़ता है। तो उस फेज को बोलते हैं मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। तो गार्ड की तरह हमारे सिस्टम को कंटिन्यूसली देखते रहना पड़ता है कि भाई जो हमारा बिजनेस प्रॉब्लम था वो अभी भी हमारे सिस्टम सही तरीके से उसको सॉल्व करने के लिए हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट। तो ये रहती है डेली वर्क इन ए रियल कंपनी। नेक्स्ट हम देखते हैं की इनसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अराउंड 70% जो टाइम रहता है डेटा साइंटिस्ट का वो डेटा के ऊपर काम करता है। मतलब डेटा को लेना, उसको क्लीन करना और रेडी टू ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल। और उसके बाद अराउंड 20% डेटा उसको मॉडलिंग में चला जाता है और अराउंड 10% टाइम अपने उसने बिजनेस प्रॉब्लम समझा, डेटा लिया, उसके बाद उस अकॉर्डिंग टू डेटा उसने मॉडल को ट्रेन किया और उसके बाद उस मॉडल को तो कंज्यूमर को सर्व करना है, तो इसीलिए उसको 10% टाइम उसका डिप्लॉयमेंट में चला जाता है। तो अराउंड 100% टाइम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पर जो मैंने बोला है 70-20-10, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही फंडा फॉलो होता है, कम ज्यादा होगा, बट हाँ ये मेन 3 स्टेजेस है। तो दोस्तों अब तक आपने समझ लिया कि भाई डेटा सेंटर एक्चुअली कंपनी में करता क्या है। तो अब हम देखते हैं रोड मैप ओवरव्यू। यहाँ पर जो मैं रोड मैप आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो टोटल 12 मंथ्स का है। कितने मंथ्स का है? 12 मंथ्स का। बट इट्स डिपेंड ऑन योर बैकग्राउंड, इट्स डिपेंड ऑन योर ब्रेन, इट्स डिपेंड ऑन योर लर्निंग ग्रास्पिंग पावर एंड इट्स डिपेंड्स ऑन योर क्यूरियोसिटी। तो अलग अलग फैक्टर अलग अलग पर्सन को फॉलो होंगे और उसके हिसाब से टाइम कम ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर जो मैंने 12 मंथ दिखाए उसमें आपको जॉब 100% लगने वाली है। 12 मंथ का यहाँ पर सिलेबस मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 12 मंथ की आपको स्ट्रैटेजी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे आपको 12 महीने के अंदर किसी भी हालत में जॉब लगने वाली है। आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तब, नहीं तो आप 12 महीने क्या 12 साल भी करोगे तो आपको जॉब नहीं लगने वाली है। तो यहाँ पर टाइम 3 महीने से लेकर 12 महीने तक का है, क्योंकि डिपेंड करता है कि अब तक आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा, उसके हिसाब से यहाँ पर टाइम लगेगा। बट आप एज अ बिगिनर हो, आपको अता पता कुछ भी नहीं डेटा साइंटिस्ट का, तो आपको मैक्सिमम 12 महीने के अंदर जॉब लगेंगी, ये मेरी गारंटी है, जब आप इस रोड मैप को ईमानदारी के साथ फॉलो करेंगे तब। तो चलो आप देखते हैं हमारा रोड मैप। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका फुल जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होंगी किसके साथ? आपको सीखना पड़ेगा पाइथन और इसी के साथ आपको डेटा का बेसिक नॉलेज होना चाहिए।
और उसके साथ आपको एसक्यूएल आना चाहिए। इट इज डिपेंड ऑन अकॉर्डिंग टू विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व। आप इमेज की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो आपको एसक्यूएल की उतनी भारी भरकम जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको डेटा को हैंडल करना आना चाहिए। आपके पास टैबुलर डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ऑडियो डेटा है, वीडियो डेटा है, इमेज डेटा है, तो उस डेटा को आपको हैंडल करना आना चाहिए। नेक्स्ट, उस डेटा को प्रीप्रोसेस करना आना चाहिए। गार्बेज डेटा लेना है और उसके बाद उसको क्लीन कंज्यूमेबल डेटा आपको क्रिएट करना है। नेक्स्ट, आपको आना चाहिए मशीन लर्निंग। सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग आप सीखोगे तो आप आउटडेटेड डेटा साइंटिस्ट कहलाओगे, बट मशीन लर्निंग के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखोगे तो आप अपग्रेडेड डेटा साइंटिस्ट कहलाओगे। तो यहाँ पर आपको बेस तो मशीन लर्निंग है, क्योंकि मार्केट में हम जो डेटा साइंटिस्ट बनाने वाले हैं वो दोस्तों फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट बनाने वाले। दोस्तों फिर से यहाँ पर मैं रिपीट करने वाला हूँ, ये जो रोड मैप आपको बता रहा हूँ ये फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट का रोड मैप है। ये स्पेसिफिक टेक स्टैक को पकड़ के मैं आपको डेटा साइंटिस्ट नहीं बनाने वाला हूं, मैं ऐसा डेटा साइंटिस्ट बनाने वाला हूं कि आपने इस रोड मैप को फॉलो कर लिया तो आपको 100% जॉब मिलेंगी, क्योंकि आप पूरे इकोसिस्टम को आप लर्न करने वाले हो। हाँ, यहाँ पर आप पूरे इकोसिस्टम में मास्टर नहीं बनोगे, क्योंकि मास्टर बनने के लिए सालों का एक्सपीरियंस लगता है, सालों की प्रैक्टिस लगती है, बट यहाँ पर हमें मास्टर बनने के लिए जो हमारा मेन जो बेस है उस बेस को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे और बेस के ऊपर ही हमें जॉब मिलने वाले। और यहाँ पर 1 लाख 2 लाख 3 लाख की जॉब नहीं मिलेंगी, हमें मंथली हम लाखों रुपए कमाने वाले, ऐसे हम जॉब को अचीव करने वाले इस रोड मैप को फॉलो करके। तो यहाँ पर हमें मशीन लर्निंग पढ़ना है, बट यहाँ पर हमें मास्टर नहीं करना है, हमें उसका बेस लेना है, क्योंकि हम बेस के ऊपर ही हम एक अच्छी मंजिल बनाने वाले। तो यहाँ पर हम मशीन लर्निंग सीखेंगे, उसके बाद हम डीप लर्निंग सीखेंगे। अब डीप लर्निंग में 2 बात आती है, एक है कंप्यूटर विजन, जैसे हम आंखों से देख के कुछ डिसीजन लेते उसी को बोलते हैं कंप्यूटर विजन। हम बातों से बोल के किसी का कान उसको प्रोसेस करके वो डिसीजन लेता है, उसको बोलते हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, आप किस ऑप्शन को चुनना चाहते हो ये डिपेंड करेगा, इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जनरेटिव एआई, उसी के साथ हम एजेंटिक एआई। तो यहाँ पर हम बैकबोन हमारा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये हमें सीखना ही सीखना है। आप इसको नहीं सीखोगे तो आपको आउटडेटेड डेटा साइंटिस्ट कहलाएंगे और आपको जॉब तो लग जाएंगे, बट उसके बाद किसी वक्त जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी आपको ऐसे पत्तों की तरह फेंक देंगी, राइट। पैसे कम मिलेंगे और उसके साथ आपकी जो जॉब गारंटी एकदम हाई रिस्क में रहेंगी। तो आपको सिर्फ मशीन लर्निंग इंजीनियर, मतलब सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स है वही आपको स्टडी नहीं करना है, उससे जॉब मिल सकती है। उतनी ज्यादा भी जॉब रिक्वायरमेंट नहीं है, मिलेंगी जॉब, बट उतनी जॉब आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेंगी। और मिल भी गई तो क्या होगा, जो कंपनी आउटडेटेड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे उसके लिए मशीन लर्निंग इंजीनियर को हायर करेंगे, बट जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको निकाल देंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के भरोसे मत रहो, आपको जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई किसी भी हालत में आज के डेट में सीखना ही सीखना है। नेक्स्ट आपको सीखना है मशीन लर्निंग ऑपरेशन, लार्ज लैंग्वेज ऑपरेशन, एआई ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो आपको ये आना चाहिए, मतलब आपने प्रोजेक्ट बना लिया उसको डिप्लॉय करना आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्लस जॉब प्रिपरेशन। तो हम सीखने वाले कि किस तरीके से हमें प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट की क्या क्या स्टेप रहती है और उसके बाद हम जॉब के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें, इसके ऊपर हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा ब्रीफ रोड मैप ऑफ डेटा साइंटिस्ट। आप इस रोड मैप को पकड़ के वीडियो को छोड़ के चले जाओगे और बोलोगे भाई मुझे रोड मैप मिल चुका है, तो ये आपकी गलत फहमी होंगे, क्योंकि ये ब्रीफ रोड मैप, इसको मैं अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप लेके आप बेहतरीन फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे और मार्केट में आपको किसी भी हालत में 12 महीने के अंदर आपको जॉब मिल जाएंगी, ये गारंटी मैं आपको देता हूं। सो दिस रोड मैप वर्क फॉर फ्रेशर्स, करियर स्विचर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल। आप एक फ्रेशर हो, आपको डेटा साइंटिस्ट इस फील्ड में एंट्री लेना है, तो आपके लिए बेस्ट रोड मैप है। आपको XYZ करियर में काम करेंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर, इस तरीके के आप इंजीनियर होंगे और आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो आपके लिए बेस्ट वीडियो है। और दोस्तों आप डेटा साइंटिस्ट होंगे तभी भी आपको ये रोड मैप फॉलो करना है, क्योंकि आपको फॉलो करना है आज के मार्केट के हिसाब से कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिकल मॉडल बिल्डिंग, डेटा क्लीनिंग के ऊपर ही आप काम करेंगे तो आप आउटडेटेड डेटा साइंटिस्ट हो। आज के डेट पे आपको फास्ट में नई टेक स्टैक को एक्वायर करना है, नहीं तो किसी भी हालत में आपको कंपनी 1-2 महीने के अंदर नोटिस देके आपको घर में भेज देंगे। तो दोस्तों अब हमें 12 महीने का रोड मैप फॉलो करना है, तो अभी किस तरीके से फॉलो करना है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस रोड मैप को फॉलो करने से पहले हमें कुछ ना कुछ चीज पता होनी चाहिए, जैसे कि एआई लैंडस्केप में मल्टीपल आपको जॉब रोल मिलेंगी नौकरी की और लिंक्डइन के ऊपर, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, उसका काम एक ही होगा,
बट मल्टीपल लोगों को हायर करने के लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजी एचआर डिपार्टमेंट फॉलो करती है, तो आपको इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इंटरव्यू में आपको ढेर सारा चीज पूछा जाता है और आपको सिर्फ उसे स्मॉल पार्ट में कंपनी में काम करना पड़ता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप पढ़ाई भी बहुत सारी करने वाले हो और उसके बाद आप छोटे से पार्ट के ऊपर ही काम करने वाले हो कंपनी में, तो आपको पूरा का पूरा मास्टरी हासिल नहीं करना है किसी भी हालत में। इसलिए मैं आपको हर बार ये चीज दोहराने वाला हूं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये नाम अलग अलग है, काम आपको एक ही मिलने वाला है कंपनी में, राइट। नेक्स्ट है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग आती तो आपको समझ में आता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूरल नेटवर्क के ऊपर ही काम करना है। उसको तो आपको आएगा कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन मतलब आप जो आंखों से देखते हो और उसके बाद डिसीजन लेते हो, उसी तरीके से कंपनी में कैमरा जो कैप्चर करता है उसके बाद आपको डिसीजन लेना है, वो ब्रेन आपको डिजाइन करना है, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन। उसके बाद आपको आएगा एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर। अभी उसकी जो डिमांड है कम हो चुकी है क्योंकि अभी आ चुका है एलएलएम। एलएलएम भी वही काम करता है, नेचुरल लैंग्वेज का एडवांस वर्जन आप समझ सकते हो। तो अब नेचुरल लैंग्वेज को छोड़ दो, उसकी आपको जॉब मिलेगी कम। आपको मिलेंगी जेन एआई की जॉब या एजेंटिक एआई की जॉब। जेन एआई और एजेंटिक एआई तो एकदम ही सेपरेट है, एक स्पेसिफिक निश की आपको जॉब मिलेंगी। आपको यहाँ पर मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिदम है वो उसके ऊपर आपको काम नहीं करना है, आपको कंप्यूटर विजन की जो एल्गोरिदम है उसके ऊपर काम नहीं करना है। एक स्पेसिफिक और एक निश जॉब है, मार्केट में अभी इसकी हाई डिमांड है और आपको इसी में ही जाना है। आपको सर्वाइव करना है, आपका फ्यूचर प्रूफ करना है, तो आपको इसी में ही जाना है। ये मल्टीपल जॉब प्रोफाइल देते हैं, मैंने आपको ये बता दिया। तो चलो अब इसकी थोड़ी ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये बहुत बड़ी अम्ब्रेला है, राइट। उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई। ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है कि हमें एक ऐसी मशीन बनानी है या ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो इंसान की तरह सोच सके और इंसान की तरह एक्शन ले सके, लाइक ह्यूमन। तो इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद है डेटा साइंस। डेटा साइंस दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिजनेस, इसको कंबाइन करके एक अलग अम्ब्रेला है, बट इस टेक का कंबाइन करके ये बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोकस करती है। एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स एंड डिसीजन फ्रॉम डेटा टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या करता है? लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडल। तो यहाँ पर स्पेसिफिक टास्क के लिए हम क्या करते हैं? एक मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सिंगल टास्क के लिए, मल्टी टास्क के लिए हम मशीन लर्निंग का इस्तेमाल नहीं करते। अब मान लो हमारा जो सिंगल टास्क बट बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? डीप लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। सो लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑटोमेटिकली यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट है जनरेटिव एआई, क्रिएट न्यू कंटेंट यूजिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब यहाँ पर हम कंटेंट किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आपको कंटेंट क्रिएट करने हैं, तो उसको बोलते हैं एजेंटिक एआई, ऑटोनोमस डिसीजन एंड एक्शन। इट्स बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये मैंने आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है। सो डेटा साइंस मतलब एनालिसिस, मशीन लर्निंग मतलब प्रेडिक्शन, डीप लर्निंग मतलब कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्शन, एंड जनरेटिव एआई मतलब कुछ हमें क्रिएट करना है, डेटा को क्रिएट करना है, और एजेंटिक एआई मतलब हमें स्पेसिफिक चीज के लिए एक्ट करना है। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, यू विल ऑलवेज फील कंफ्यूज इन एआई करियर। तो ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया उसको समझना है और कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन आता है तो इस वीडियो को आपको मल्टीपल टाइम देखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं एक बार आप देखोगे तो आपको हजम नहीं होने वाला, आपको मल्टीपल टाइम देखना पड़ेगा। दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसकी लेंथ बहुत बड़ी होने वाली है, तो यहाँ पर टाइम लगेगा, बट जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ और आप ये सीख गए तो 100% आपको जॉब मिलेंगी, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों अब तक हमने सीख लिया कि भाई कौन से बंदे को सीखना है, क्या रियलिटी है, डेटा साइंस क्या है, एआई क्या है, सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया, हमारा रोड मैप भी मैंने बता दिया। अब असली खेल चालू होने वाला है अब। तो अभी हमारा स्टार्ट होगा फेज 1। तो दोस्तों फेज 1 में हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं पाइथन। इसको हमें कवर करना है 1 से लेकर 2 महीने के अंदर। हमें यहाँ पर मास्टर नहीं बनना है। पहले यहाँ पर आपको मैंने लाइन लिखी है, डोंट वेस्ट योर टाइम टू लर्न पाइथन इन डीप। लोग चले जाते हैं डीएससी सीखने के लिए। यू कैन लर्न इट ग्रेजुअली विद अ टाइम व्हाइल सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ध्यान रखना है, लोग ये गलती कर लेते हैं, पहले पाइथन सीखेंगे, बोलेंगे भाई मुझे पाइथन में मास्टर बनना है। अरे मेरे दोस्त, मास्टर क्यों बनना है? मास्टर आप धीरे धीरे बनते हो, एक साथ नहीं बनते। तो आपको बस बेसिक पाइथन सीखना है। तो पाइथन में क्या सीखना है? सो व्हाट टू लर्न, ओनली प्रैक्टिकल। जी हाँ दोस्तों, आपको थियोरेटिकल ज्ञान नहीं लेना है। पाइथन किसने बनाया? यूडो वैंडरसन में,
कब बनाया, क्यों बनाया, पाइथन क्या है, ऐसे आलतू फालतू के थियोरेटिकल नॉलेज नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल समझना है। पाइथन क्या करता है, कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, आपको कैसे करते हैं, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो आपको बेसिक वेरिएबल क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई डेटा टाइप्स क्या होता है, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, बूल। आपको कंडीशन आनी चाहिए, जैसे कि इफ एल्स कंडीशन, लूप्स, फॉर व्हाइल लूप्स, फंक्शन आने चाहिए, आपको आने चाहिए फाइल हैंडलिंग, CSV फाइल को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, कुछ उसमें ऐड करते हैं। जेसन फाइल क्या होती है, जेसन फाइल में हम डेटा किस तरीके से ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए। आपको आना चाहिए उप्स कॉन्सेप्ट, जैसे कि बेसिक, आपको ज्यादा हाई फाई लेवल का नहीं आना चाहिए। आपको आना चाहिए क्लासेस क्या होता है, मेथड्स क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। आपको आना ये नहीं चाहिए कि भाई एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये पूरा डिटेल में पढ़ना नहीं है। बस आपको क्लास कैसे क्रिएट करना है वो आपको आना चाहिए, मेथड कैसे क्रिएट करने ये आपको आना चाहिए। बाकी की जो चीजें हम धीरे धीरे आगे चलते पढ़ते रहेंगे, बेसिक ये हमें आना चाहिए। नेक्स्ट हमें आना चाहिए लाइब्रेरीज। जैसे आपने पाइथन बेसिक सीख लिया, आपने सिंटैक्स सीख लिया, आपको थोड़ा लॉजिक पता हो चुका है, दैट्स इट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप धीरे 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 आप सीखते जाने वाले आने वाले फेज में, राइट। तो आपको नेक्स्ट फटाक से आपको कुछ लाइब्रेरीज को पिक करना है, जिसका इस्तेमाल करके हम डेटा को प्री प्रोसेस, पोस्ट प्रोसेस करने वाले हैं। तो वो लाइब्रेरी क्या, वो है numpy। आपके पास टैबुलर डेटा है, आपके पास इमेज डेटा है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए आप numpy का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है और उस डेटा को मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसके साथ करना है, तो आपको numpy आना चाहिए। उसके बाद है pandas। आपके पास डेटा, उसको क्लीन करना है, उसको प्री प्रोसेस करना है, तो उसके लिए आपको pandas आने चाहिए। वो आपके पास डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपके पास दो लाइब्रेरी है, numpy एंड pandas। ये आपने उसका बेसिक सीख लिया, यहाँ पर भी मास्टरी नहीं करनी है। और उसके बाद जो डेटा है दोस्तों, नंबर में हमें कम समझ में आता है, हमें आंखों से जब हम विजुलाइज करके देखते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी है, वो है मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। मैटप्लॉटलिब एक बेस वर्जन है, आपको स्कैटर प्लॉट कैसे करना है, आपको लाइन प्लॉट कैसे करना है, आपको पाई चार्ट कैसे करना है, ये क्रिएट कर सकते हो आप मैटप्लॉटलिब से, और उसको मेकअप कर सकते हो सीबॉर्न से। आपको ये दोनों लाइब्रेरी आनी चाहिए। अब फिर से बोल रहा हूँ, मास्टरी नहीं करनी, आपको आनी चाहिए सिर्फ। नेक्स्ट आपको क्या है, कुछ चीज को अवॉइड करना है, जैसे कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। लोग क्या करते हैं, पाइथन सीखने के बाद ऐसे बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे पाइथन एज ए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरह सीखना है। नहीं भाई, टाइम वेस्ट मत करो। जो डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली बने नहीं है, आप उन बंदों की वीडियो देखते हो और उसके बाद आप पाइथन को उसी तरीके से फॉलो करते हो। नहीं, आपको जो मैंने बताया उतना सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि बाकी की चीज आप धीरे धीरे सीखने वाले हो। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, एडवांस पाइथन ट्रिक्स आपको नहीं सीखनी है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, बट भाई आप यही सीखते जाओगे तो बहुत सारा टाइम और आपकी एनर्जी यहीं पे इन्वेस्ट हो जाएंगी। तो आपकी एनर्जी हमें आगे भी तो लगानी है ना, तो उसको हमें थोड़ा सेव करना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है और आपको आगे बढ़ना है। आपको गधे की तरह नहीं, आपको घोड़े की तरह फास्ट में आगे दौड़ना है। आपको धीरे धीरे नहीं, आपको स्पीड से आगे दौड़ना है, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात है प्रैक्टिकल टास्क। आपने जो भी सीखा है, जितना भी सीखा है, आपको उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते रहना है। आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो भाई आपका जो थियोरेटिकल नॉलेज और जो आपने सीखा है कोई काम का नहीं है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आपको क्लीन करना है एक रियल CSV फाइल। कोई भी आप CSV डेटा ले लो और उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा। जितना आपने सीखा है उतने ही टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर काम करना है। नेक्स्ट आपको एनालाइज करना है सेल्स डेटा। आप कहाँ से भी सेल्स डेटा ले सकते हो, जैसे कि कैगल से। आपने पांडा सीखा है, आपने मैटप्लॉटलिब सीखा है, आपने सीबॉर्न सीखा है, जो भी आपने सीखा है उसका इस्तेमाल करके आपको जस्ट एनालाइज करना है। आपको एक्सपर्ट लेवल एनालिसिस नहीं करना है, जितना सीखा है उतना इंप्लीमेंट करो। नेक्स्ट आपको सीखना है प्लॉट इनसाइट। जो भी आप विजुअलाइज करने वाले हो डेटा को मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न का इस्तेमाल करके, तो आपको उस विजुअलाइज करके जो भी इनसाइट आपको समझ में आता है उसको आपको सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन उसका करना है। तो आई होप दोस्तों आपको मंथ 1 एंड 2 में क्या क्या सीखना है। आपको सीखना है पाइथन बेसिक। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाओगे। आपको कुछ 4 लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट है, वो आप सीख लोगे, और क्या अवॉइड करना है और क्या करना है ये मैंने आपको बताया है। और फिर से आपको एक लाइन दोहराता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम टू लर्न पाइथन इन डीप और DSA। You can learn it gradually with the time while solving real world business problem। दोस्तों जैसे आप पाइथन कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपकी फेज 2 स्टार्ट हो जाती है। और फेज 2 में मैं सीखना SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज मंथ 2 और 3 के बीच में। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई SQL इज क्रिटिकल।
मोस्ट डेटा लाइव्स इन अ डेटाबेसेस। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका स्ट्रक्चर डेटा है वो डेटाबेस में लाइव करता है, तो आप उस डेटा को इस्तेमाल करना है तो इसके लिए आपको एसक्यूएल आना चाहिए, बट ये मैंडेटरी नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व इन योर कंपनी। तो आपकी कंपनी एसक्यूएल में डेटा होगा तो आपको एसक्यूएल जरूरी है, बट मान लो आप इमेज डेटा के ऊपर काम करेंगे, आप वीडियो डेटा के ऊपर काम करेंगे, तो आपको एसक्यूएल की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई एसक्यूएल मैंडेटरी नहीं है, बट मैक्सिमम कंपनी का डेटा डेटाबेस में रहता है, तो आपको एसक्यूएल में एक्सपर्ट ही नहीं बना है, आपको कुछ बेसिक आइडिया होनी चाहिए, बेसिक आपको एसक्यूएल आना चाहिए। और उसके बाद जैसे आपको पता चलेगा कि भाई मेरी कंपनी में एसक्यूएल का काम हेवी होता है, तो आप विदिन 10 या 5 दिन के अंदर एसक्यूएल को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पर इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन कंपनी, बट मोस्टली इंटरव्यूज फोकस होता है एसक्यूएल के ऊपर। बट आपको एसक्यूएल नहीं आती तो आप उसको ट्विस्ट कर सकते हो कि भाई हम एसक्यूएल के बिना डेटा को प्री प्रोसेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हम पांडास का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एसक्यूएल का रिप्लेसमेंट है हमारे पास पांडास, राइट। हालांकि आपका डेटा एसक्यूएल में स्टोर है तो आप उसको पुल कर सकते हो डेटा फ्रेम में पांडास का इस्तेमाल करके, और जो आप ऑपरेशन एसक्यूएल में कर सकते हो वही एसक्यूएल के ऑपरेशन आप पांडास का इस्तेमाल करके और पाइथन का इस्तेमाल करके आप वो काम कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एसक्यूएल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तभी भी अच्छी बात है, बट यहाँ पर आपको फिल्टर लग जाएंगे। तो मेरा बेस्ट सजेशन यही रहेगा कि आप एसक्यूएल को थोड़ा बहुत सीख लो। तो यहाँ पर आपको एसक्यूएल सीखना है तो क्या सीखना है, यू मस्ट नो फ्यू टॉपिक्स। सिलेक्ट क्या होता है, वेयर क्या होता है, ग्रुप बाय क्या होता है, जॉइन क्या होता है। जॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मल्टीपल डेटा मिलने वाला है और आपको एट द एंड में उसको कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के बाद आप डायरेक्ट डेटा आप उसको पांडास का इस्तेमाल करके डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो और बाकी की ऑपरेशन आप उसमें कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपको सीखना है विंडोज फंक्शन, सबक्वेरीज, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। तो जो आप सिक्वल में करते हो वही मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन आप पांडास का इस्तेमाल करके बेहतरीन तरीके से उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जैसे आप सिक्वल सीख लेते हो तो आपको रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस करने, जैसे कि सेल्स डैशबोर्ड क्वेरीज कर सकते हो, यूजर रिटेंशन एनालिसिस कर सकते हो, और इसी के साथ जो भी आपका रियल वर्ल्ड डेटा होगा आपके आस पड़ोस में, या आप केगल से लेके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। यहाँ पर फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा, डोंट वेस्ट योर टाइम टू लर्न एसक्यूएल इन डीप, डोंट मेक योरसेल्फ एज अ एसक्यूएल एक्सपर्ट, यू कैन लर्न इट ग्रेजुअली विद अ टाइम व्हाइल सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। आपको एसक्यूएल एक्सपर्ट बनना है तो आपको एसक्यूएल और डेटाबेस इंजीनियर की जॉब मिलेगी। क्या आपको डेटाबेस इंजीनियर की जॉब चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको चाहिए डेटा साइंटिस्ट की। तो चलो, आपको बेसिक एसक्यूएल आ चुका है, आपको आगे बढ़ना है। तो अब हमारी फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें चलना है थर्ड फेज में। तो थर्ड फेज हमारी क्या है, स्टैटिस्टिक। जैसे ये नाम आ चुका है तो आपके दिमाग के तोते उड़ गए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों स्टैटिस्टिक आपको उस लेवल का नहीं पढ़ना है जो आपने लेवल का सुन लिया होगा। आपको 15 या 5 दिन के अंदर ही आपको स्टैटिस्टिक को कंप्लीट करना है। थर्ड महीने के अंदर ही आपको स्टैटिस्टिक को भी आपको लर्न करना है। तो क्या सीखना है, यहाँ पर आपको लर्न करना है मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बेसिक क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कोरिलेशन वर्सेस कॉशन क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। अब आपने सुना होगा यार मैंने स्टैटिस्टिक मतलब बहुत सारा मैथ सीखना पड़ेगा, ये सुना था। जी हाँ, ये सुना होगा, बट हमें क्या बनना है, हमें डेटा साइंटिस्ट, एप्लीकेशन डिजाइन करने वाला डेटा साइंटिस्ट बनना है। हमें मशीन लर्निंग मॉडल फ्रॉम स्क्रैच से बिल्ड करने वाला डेटा साइंटिस्ट नहीं बनना है। हमें वो रिसर्चर नहीं बनना है जो रिसर्चर एक नया मॉडल इन्वेंट करे। हमें वो डेटा साइंटिस्ट बनना है जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है, एग्जिस्टिंग मॉडल है, उसका इस्तेमाल करके कोई भी गंदा डेटा हो उसको लेके हमें बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें यही स्टैटिस्टिक इंपॉर्टेंट है। हमें भारी भारी भरकम स्टैटिस्टिक नहीं चाहिए, और हमें जो भी आपने सीखा उसका इस्तेमाल करके आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि ए बी टेस्टिंग, आपने एक मॉडल बनाया है सेम डेटा के लिए और आपने दूसरा मॉडल बनाया है सेम डेटा के लिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिक मॉडल का इस्तेमाल करके, तो आपको टेस्ट ना करना है कि भाई ये मेरा ए मॉडल अच्छा काम कर रहा है या बी मॉडल परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ए बी टेस्टिंग इन शॉर्ट। तो वो आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट करके करना है। आपको करना है मार्केटिंग कैंपेन एनालिसिस, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जैसे आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आपको आगे बढ़ना है, राइट। सो इफ यू कांट एक्सप्लेन इट टू नॉन टेक्निकल पर्सन, यू डोंट नो इट। जी हाँ दोस्तों, आपको एवरेज नहीं पता यार, मीन क्या होता है ये आपको पता ही नहीं है, तो कोई काम की चीज नहीं यार, वो आपको पता होना चाहिए। नॉन टेक पर्सन को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, स्टैटिस्टिक के मीन मीडियन वेरिएंस ये आपको आना चाहिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। सो डोंट ट्रस्ट टू लर्न कॉम्प्लेक्स मैथ, इट्स फॉर रिसर्चर और हु बिल्ड मॉडल फ्रॉम स्क्रैच, जो मैंने आपको पहले ही बताया है।
तो चलो दोस्तों, हमारी फेज 3 अभी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें चलना है फेज 4 में। जो भी हमने अब तक सीखा है, पाइथन, एसक्यूएल और स्टैटिस्टिक, ये हमारा फोर्थ फेज का बेस है। जैसे कि मैंने आपको बोला था पहले में, 70% टाइम हम इन्वेस्ट किसके ऊपर करते हैं? हम करते हैं डेटा के ऊपर। तो जो आपने अब तक फेज 3 तक जो भी पढ़ा है, वो इस्तेमाल होने वाला है 70% के लिए। जी हाँ दोस्तों, डेटा के लिए। और हमारी फेज 4 है, वो है डेटा क्लीनिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग, जो आपको मंथ 4 में किसी भी हालत में सीखना ही सीखना है। तो इसमें हम क्या सीखने वाले? हम रियल वर्ल्ड टास्क लेने वाले, जैसे कि जो भी आपके पास सीएसवी डेटा है, जेसन डेटा है, जो भी आपका एक्सएमएल डेटा है, जो भी आप केगल से डेटा लेने वाले हो, राइट, स्ट्रक्चर डेटा, टैबुलर डेटा, वो आपको लेना है। और उसके बाद उसके ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने, जैसे कि हैंडल मिसिंग वैल्यू, क्योंकि आपके पास जो डेटा मिलने वाला है उसमें कोई ना कोई डेटा मिसिंग रहने वाला है। पूरा का पूरा आपको अच्छा खासा डेटा नहीं मिलने वाला है। मान लो मिलता है तो उस डेटा को साइड में रखो और गंदा वाला डेटा लो, और उसके बाद उसमें आपको मिसिंग डेटा को किस तरीके से हैंडल करना है, उसमें आउटलायर है तो आउटलायर को किस तरीके से डिटेक्ट करना है, उसको किस तरीके से रिमूव करना है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपका जो डेटा है, जो कॉलम है, उसमें टेक्सचुअल डेटा है, मतलब वो कैटेगरिकल डेटा रहता है। उस कैटेगरिकल डेटा को आपको नंबर्स के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको बोलते हैं एनकोडिंग। क्योंकि एट द एंड में जो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल है, वो टेक्स्ट डेटा नहीं समझ पाते, वो नंबर का डेटा समझ पाते। तो आपको एट द एंड में कोई भी डेटा को नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। आपके पास इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, किसी भी हालत में आपको डेटा को नंबर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही पड़ता है डेटा साइंस के फील्ड में। उसके बाद आपको देखना है फीचर स्केलिंग, मतलब आपका जो डेटा है वो मल्टीपल यूनिट में रहता है, तो उसको आपको एक सिंगल यूनिट में, आप एक यूनिफॉर्म यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। आपको कोरिलेशन सीखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास मल्टीपल कॉलम है, तो मल्टीपल कॉलम एक दूसरे से कितने कोरिलेटेड है, मिलते जुलते हैं। आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम एक एग्जिस्टिंग फीचर का इस्तेमाल करके हम नए फीचर क्रिएट करते हैं, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। डेटा को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। इसको आपको डेटा प्री प्रोसेस करने के लिए ढेर सारे मल्टीपल टॉपिक्स है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। काय स्क्वायर टेस्टिंग आपको सीखना पड़ेगा, आपको अनोवा टेस्टिंग सीखना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे मल्टीपल हाइपोथेटिकल टेस्टिंग आपको जो स्टैटिस्टिक में सीखे उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेज है दोस्तों। इस फेज को किसी भी हालत में आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये फेज हर एक डेटा साइंटिस्ट के फेज में इस्तेमाल किया जाता है। So this alone can improve your model performance by 30 to 40%। जी हाँ दोस्तों जैसे हम फेज 4 कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें फेज 4 का आउटपुट किस तरीके से लाना है, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। What you should build, राइट। तो 4 मंथ के अंदर ही आपको काम करना है। तो यहाँ पर आपको लेना है मिनी प्रोजेक्ट। आपको नेटफ्लिक्स मूवी एनालिसिस का डेटा लेना है और उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस करना है। अब ये मैंने आपको क्यों बोला है, क्योंकि यूट्यूब में या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसके ऊपर ऑलरेडी एनालिसिस हो चुकी है। तो जिन्होंने अपना दिमाग लगाया है, वही दिमाग को आपके दिमाग में फिट करना है, तो आखिर आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा कि भाई कोई डेटा के ऊपर हम एनालिसिस कैसे करते हैं। आपको लेना पड़ेगा कोविड का, स्टॉक का, वेदर का डेटा, और उसके ऊपर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी लोगों ने किया है उसको समझना पड़ेगा, उसके माइंड को आपके दिमाग में डालना पड़ेगा, ताकि आपका दिमाग एक ट्रेन हो जाएगा कि भाई कोई भी डेटा आएगा तो उसको किस तरह से एनालिसिस करते हैं। तो ये मैंने आपको क्यों दिया, क्योंकि इजी टू गेट रिसोर्सेस, राइट। और उसके बाद आपको ये भी सीखना है कि भाई एक्सेल में डेटा रहता है, तो उस एक्सेल के डेटा को पाइथन का इस्तेमाल करके कैसे लेना है और उसके ऊपर किस तरीके से क्लीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इससे क्या होगा, आपका ब्रेन एक डेटा को किस तरीके से एनालिसिस करना है इसके ऊपर ट्रेन हो जाएगा। जैसे ये ट्रेन हो जाएगा तो अब आपको क्या करना है, आपको अभी लेना है एक रियल वर्ल्ड डेटा, राइट। वो रियल वर्ल्ड डेटा मल्टीपल प्लेटफॉर्म में मिलता है, कैगल के ऊपर भी आपको मिल जाता है। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा उस टाइप का डेटा, एकदम घटिया टाइप का डेटा आपको लेना पड़ेगा। उस डेटा को लेके आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, या आपके आस पड़ोस में एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखना पड़ेगा, और उसके बाद उस डेटा को आपको लेना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू क्लीन दैट डेटा, एंड देन यू हैव टू एनालाइज दैट डेटा, एंड देन डॉक्यूमेंट व्हाट यू डिड एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व यूजिंग दैट पर्टिकुलर डेटा। तो यहाँ पर आपको क्या डिलीवर करना है इस फेज में, आपको डिलीवर करना है वन क्लीन नोटबुक। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रियल डेटा ले लो और उसके बाद जो भी अब तक आपने सीखा है वो पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन करो उस डेटा के ऊपर, और आपको स्टेप बाय स्टेप उसको अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट करना है नोटबुक में, राइट। और आप जो भी विजुअलाइज करने वाले उसको क्लियर चार्ट होना चाहिए, नहीं तो आपने बस मैटप्लॉटलिब और सीबान की कोई फंक्शन का इस्तेमाल करके डेटा को विजुअलाइज कर लिया और छोड़ दिया। नहीं, आपको अच्छी तरीके से उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है।
बिजनेस कंक्लूजन आपको निकलना है कि भाई मुझे इस टाइप का डेटा आया था, मैंने इस प्रॉपर तरीके से उसको क्लीन किया है और ये डेटा अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो भी आपने एनालिसिस किया उस डेटा के ऊपर वो आपको अच्छी तरीके से नोटबुक में मेंशन करनी है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल डेटा ले सकते हो, लेकिन एक डेटा को प्रॉपर तरीके से आपको डॉक्यूमेंट करना ही पड़ेगा। सो डोंट थिंक टू मच, वॉट एवर लर्न टिल नाउ अप्लाई इट, दिस इज नॉट अ फाइनल प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है, बट जो भी आपने सीखा है उसको आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। जैसे आपकी फेज 4 हो जाती है, अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज आने वाले वो है फेज 5। जो आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक जॉब मिल ही जाएंगी। वो है दोस्तों फेज 4, मशीन लर्निंग। यह दोस्तों मशीन लर्निंग में 3 पार्ट्स है: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर एक अलग ही जॉब मिल जाती है, सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर एक अलग ही जॉब मिल जाती है, अनसुपरवाइज लर्निंग के ऊपर अलग ही जॉब मिल जाती है, और आप सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग कर लेते हो तो उसके ऊपर एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। बट आज के डेट में आप यही सीखोगे तो ये आउटडेटेड है। बट इसके साथ हमें क्या लेना है जिससे हम और एक बेहतरीन डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे, तो ये आने वाले फेज में हम बताते जाएंगे। तो चलो यार, फेज 4 में एक्चुअली होता क्या है ये हम देखते हैं। तो इसको आपको कंप्लीट करना है मंथ 4 एंड 5 में। तो यहाँ पर हम सीखने वाले कुछ एल्गोरिथम्स। कौन से एल्गोरिथम? सुपरवाइज एल्गोरिथम, अनसुपरवाइज एल्गोरिथम। तो यहाँ पर आपको सीखना है लीनियर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन, नेव बेस थ्योरम, एक्जीबूस्ट, लाइट बूस्ट, के नियरेस्ट नेबर मतलब KNN, या आपको के मीन क्लस्टरिंग सीखना पड़ेगा, हायरार्किकल क्लस्टरिंग सीखना पड़ेगा। डेटा के साइज को कम करना है तो आपको PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, ये आपको सीखना है। और जो भी आपके पास डेटा अब तक आपने क्लीन किया है, प्रोसेस किया, वही डेटा का इस्तेमाल करके इस मॉडल को ट्रेन करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और जैसे ही आप मॉडल को ट्रेन करते हो तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि भाई जो मैंने मॉडल बनाया है, जो मेरा एल्गोरिथम है, वो सही तरीके से काम करता है कि नहीं करता। तो उसको हमें करना पड़ता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन मशीन लर्निंग। जैसे आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हो, उसी तरीके से मशीन लर्निंग मॉडल को बनाने के बाद उसको टेस्ट करना पड़ता है कि भाई हमारी जो सब्जी है वो अच्छी बनी है या नहीं बनी है। तो हम उसको चख के देखते हैं। इसी तरीके से हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है: प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ROC स्कोर, AUC स्कोर, क्रॉस वैलिडेशन। फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम यू हैव रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है। ये कॉमन मैट्रिक्स है जिसका इस्तेमाल हम कंपनी में मोस्टली करते रहते हैं। अब आपको किसी भी हालत में जॉब चाहिए अभी इसी वक्त, तो आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करो, 2-4 प्रोजेक्ट बनाओ और उसके बाद आप अप्लाई करते जाओ और दोस्तों आपको जॉब मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप बोलेंगे भाई प्रोजेक्ट कौन से डालने हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ प्रोजेक्ट डालने हैं फेज 5 में। जैसे कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट आप कर लोगे तो आपको 100% जॉब मिल जाएंगे, क्योंकि किसी भी हालत में आपको कम से कम एक प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा इस फेज में। तो जैसे कि कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन, अभी क्या होता है, तो ये बिजनेस प्रॉब्लम क्या बोलता है, कंपनीज लूज रेवेन्यू व्हेन कस्टमर लीव। जैसे कि एक आपकी एप्लीकेशन है, आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और वो जो एप्लीकेशन का जो सब्सक्रिप्शन है वो मान लो 500 रुपीज है। जैसे ही आपका कस्टमर चला जाएगा तो आप 500 रुपये लूज करोगे ऑब्वियसली। तो आपको चेक करना कि भाई कस्टमर कब जाने वाला है, मतलब ये सब्सक्रिप्शन छोड़ के जाने वाला कब है, ये आपने प्रेडिक्ट कर लिया। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि भाई ये बंदा 5 दिन के बाद हमारे एप्लीकेशन का जो सब्सक्रिप्शन है उसको रिन्यू नहीं करने वाला है। तो आप क्या करोगे, उसका दिमाग घुमाने के लिए आप कोई ऐसे एडवर्टाइजमेंट करोगे, ऐसे उसको ऑफर दोगे ताकि आपका जो कस्टमर है वो फिर से उस सब्सक्रिप्शन को रिन्यू कर लेगा। तो यही आपको प्रेडिक्ट करना है। तो ये जो प्रेडिक्शन का काम है, ये कोई भी फील्ड में जाओ, कोई भी एप्लीकेशन ले लो, ये काम आने वाला है, एवरग्रीन प्रोजेक्ट है। ऐसे प्रोजेक्ट आपको यूट्यूब में हर एक जगह पर मिल जाएंगे। बट नए नए प्रॉब्लम आएंगे, नए नए कंपनी के नए नए टाइप के सब्सक्रिप्शन आएंगे, नया नया डेटा आएगा, और उसके बाद आपको प्रेडिक्ट करना ही पड़ेगा कि कौन सा बंदा कब छोड़ के चले जाने वाला। उससे पहले आपको पता चल गया तो आपकी कंपनी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके उस कस्टमर को रिटेन कर पाएंगे, राइट। तो आपका गोल क्या रहेगा, प्रेडिक्ट हु विल चर्न बिफोर दे लीव। चर्न मतलब कोई पर्टिकुलर सर्विस को छोड़ के जाने वाला इंसान, राइट। तो यहाँ पर आपका टास्क क्या है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। चर्न मतलब छोड़ के जाएगा, यस या नो। तो यहाँ पर इनपुट क्या रहेगा, आपके कस्टमर का यूसेज, कॉन्ट्रैक्ट एंड पेमेंट डेटा। तो अकॉर्डिंग टू विच काइंड ऑफ एप्लीकेशन योर कस्टमर दे आर यूजिंग, सो आपको वो डेटा लेना पड़ेगा।
अब जैसे आपके पास डेटा आएगा तो आपको क्या स्टेप फॉलो करने, आपको सबसे पहले डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस मतलब ईडीए करना पड़ेगा, आपको फीचर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, आपको नए नए फीचर क्रिएट करने पड़ेंगे, एनकोडिंग करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा। जैसे आपका डेटा क्लीन हो जाता है तो आपको मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा। यहाँ पर मल्टीपल क्लासिफिकेशन मॉडल है, लॉजिस्टिक है, रैंडम फॉरेस्ट है, एक्जीबूस्ट है, डिसीजन ट्री है, के नियरेस्ट नेबर है, तो ऐसे ढेर सारे क्लासिफिकेशन मॉडल है, आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा और उसको आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा रिकॉल, एफ1 स्कोर, आरओसी स्कोर का इस्तेमाल करके, और आपको बेस्ट मॉडल फाइंड आउट करना पड़ेगा। इट्स डिपेंड ऑन योर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, देन यू हैव टू सेलेक्ट बेस्ट मैट्रिक्स, राइट, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन बिजनेस इंपैक्ट। जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसका बिजनेस में क्या इंपैक्ट होने वाला ये आपको बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि भाई मान लो आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करते तो 100 में से 90% यूजर इस एप्लीकेशन को छोड़ के चले जाएंगे, बट मान लो इस स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करते हो तो आपको पहले ही पता चलेगा कि भाई 90% यूजर छोड़ के चले जाने वाले, तो आप पहले उसके लिए कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपके कस्टमर, मान लो 50 भी कस्टमर रिटेन हो जाते हैं तो आपके पास टोटल बचेंगे 60 कस्टमर। तो आपने कितना अच्छा खासा इंपैक्ट डाला है बिजनेस में, ये आप उसको बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर की इंडस्ट्री इनसाइट क्या है, आपको फोकस करना पड़ेगा। हाई रिकॉल इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी, देन मिसिंग अ चर्न कस्टमर इक्वल्स टू डायरेक्ट रेवेन्यू लॉस। जो मैंने आपको पहले ही बोला है, मान लो एक कस्टमर ने सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं किया तो आपको डायरेक्ट लॉस होने वाला है। तो आपको ऐसे कस्टमर फाइंड आउट करने वाले हैं कि भाई वो अब उस सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू नहीं करने वाले। तो फाइनल आउटकम आपका आपको बताना है कि भाई प्रेडिक्शन रिस्क क्या है, इनेबल टारगेट रिटेंशन ऑफर आपको देने पड़ेंगे, सेव बिजनेस कॉस्ट एंड इंक्रीज रिटेंशन। तो ये आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एवरग्रीन प्रोजेक्ट है और कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी मॉडल होगा आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जिस फील्ड का नॉलेज, आपको जिस डोमेन का नॉलेज है उस डोमेन के भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। आप मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करो, यहाँ पर मैंने बताया क्लासिफिकेशन, आप रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप रिकमेंडेशन प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप क्लस्टरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करो और उसके बाद उस प्रॉब्लम को आपको रिज्यूमे में दे दो और आपको बेहतरीन जॉब मिल जाएगी मशीन लर्निंग के ऊपर। और फिर से बोल रहा हूँ, ये जॉब आपको धोखे में रखेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत जॉब चाहिए तो आप अप्लाई करो, बट आपको आगे सीखते रहना पड़ेगा, आपको फेज 6 को फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, द सिंगल प्रोजेक्ट इज इनफ टू क्लियर मोस्ट मशीन लर्निंग इंटरव्यू राउंड, क्योंकि आपने जो भी सीख लिया, जो भी टेक स्टैक आपने सीख लिया वो सारे के टेक स्टैक इस प्रोजेक्ट में कवर हो जाएंगे। तो आपको जब आप इंटरव्यू में चले जाओगे तो इंटरव्यू पूछेगा ही पूछेगा कि भाई आपने अब तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो आपको बताना है कि भाई मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, मैंने ये टेक स्टैक फॉलो किए, और जो भी क्वेश्चन करेंगे वो इसी टेक स्टैक के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। दोस्तों इस फेज को कंप्लीट करने के बाद आप एक जॉब के लिए रेडी हो जाते हो, जिसको अब तक हम बोलते थे डेटा साइंटिस्ट, क्या कोई बोलते इसको मशीन लर्निंग इंजीनियर। क्योंकि मशीन लर्निंग इंजीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो मशीन लर्निंग इंजीनियर बिजनेस प्रॉब्लम को समझ के डेटा लेता है और उसके बाद मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो आपके सामने दिख रहा है वो ट्रेन करता है और उसके बाद उसको किसी एक इंजीनियर को या डेवऑप्स इंजीनियर को या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हैंड ओवर करके अपना मॉडल दे देता है। तो ये अभी भी कंपनी में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अब तक यार यही तो हम काम करते थे। तो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है, अब उसको तो एक टाइम के अंदर तुरंत उसको चेंज नहीं कर सकते, तो हमें अभी भी इस इंजीनियर की जरूरत है और आगे चल के भी जरूरत रहेंगे, क्योंकि ये जो मशीन लर्निंग मॉडल है एक कम रिसोर्सेस में हमें अच्छा तरीके से आउटपुट दे लेते हैं, बट बेहतरीन तरीके का हमें आउटपुट चाहिए तो ये मशीन लर्निंग मॉडल उतने काम नहीं कर पाते। तो इसकी जरूरत रहेंगी। ये जो काम करने वाले इंजीनियर रहेंगे दोस्तों, ये छोटे मोटे इंजीनियर रहेंगे और इसकी सैलरी भी उतनी ज्यादा नहीं मिलेंगी, बट हाँ जॉब कम रहेंगी, सैलरी भी कम रहेंगी। हाँ कोई कोई जो फिनटेक कंपनी, जो बैंकिंग सिस्टम है, आज भी इस मेथड का इस्तेमाल करके काम करते रहेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा स्ट्रक्चर डेटा है, डेटा उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है और उस डेटा का पैटर्न सेम एग्जिस्ट करता है। तो वो क्या करेंगे, जो अभी मार्केट में अच्छी खासे मेथड्स आ चुके हो, कॉम्प्लेक्स मेथड है और कॉम्प्लेक्स डेटा को अच्छी तरीके से समझ के बेहतरीन आउटपुट देते हैं, बट उसका जो रिसोर्सेज कंजम्पशन है वो ज्यादा है, टाइम ज्यादा लेती है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अभी भी एग्जिस्ट करेंगे, बट फिर से बोल रहा हूँ सैलरी कम और डिमांड कम रहेंगे। तो चलो दोस्तों, आपने फेज कंप्लीट कर लिए, आपको जॉब चाहिए तो आप जॉब के लिए चले जाओगे, बट आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब हमारे पास आती है फेज 6, और ये फेज 6 भी एक अलग टाइप की जॉब है दोस्तों, इसको बोलते हैं डीप लर्निंग इंजीनियर। अब यहाँ पर दो टाइप के इंजीनियर
जन्म लेते हैं, जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो हमारे फेज का 6 मंथ या 7 मंथ आएगा, तो यहाँ पर अराउंड 1 मंथ आपको इसको देना है। व्हाट यू विल लर्न हियर, यू विल लर्न न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क समझ लेते हो, तो यहाँ पर आपके पास दो तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रास्ते मिल जाएंगे। आपको एक कंप्यूटर विजन, जैसे कि कंप्यूटर कुछ देख के डिसीजन लेने वाला है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन। और एक है दूसरा, कंप्यूटर सुनेगा, आपकी आवाज को सुनेगा और उसके बाद उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके डिसीजन लेगा, उसको बोलते हैं एनएलपी। तो कंप्यूटर विजन में आपका इंटरेस्ट है तो आपको सीएनएन, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क आपको सीखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इंस्टेंस सेगमेंटेशन, इस तरह के प्रॉब्लम को आपको सीखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग आपको सीखना पड़ेगा। आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको सीखना पड़ेगा। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी न्यूरल नेटवर्क आपको सीखना पड़ेगा। और इसी के साथ आपको एनएलपी में आपको जाना ही है, तो आपको सीखना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मर। आप ट्रांसफॉर्मर जैसे सीख लेते हो दोस्तों, आप वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आपने बेस सीख लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप ट्रांसफार्मर सीख लेते हो, तो दुनिया की बेस्ट पेइंग जॉब और बेस्ट टेक स्टैक, टॉप मोस्ट आईटी जॉब का बेस आपने सीख लिया है। क्योंकि दोस्तों ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया जाता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो बेस आर्किटेक्चर है, वो बेस है ट्रांसफार्मर के आर्किटेक्चर के ऊपर। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप दुनिया की सबसे बेस्ट जॉब है, उसका बेस आप सीख लेते हो, राइट। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। अब फिर से बताना चाहूंगा कि आपके पास दो रास्ते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपको दो रास्तों में एक्सपर्ट नहीं बनना है। आपको जो मैंने अभी बताया वो बेसिक सीख लो और आगे बढ़ो। बट आपको सिर्फ कंप्यूटर विजन इंजीनियर ही बनना है, तो आपको कंप्यूटर विजन के ऊपर फोकस करना है। आपको एनएलपी इंजीनियर ही बनना है, तो आपको उसमें डीप जाना पड़ेगा, राइट। बट आपको फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट बनना है, क्योंकि आपको पता नहीं कि भाई कंपनी में कौन से प्रॉब्लम आएंगे, और आपको एकदम फुल प्रूफ इंजीनियर बनना है। तो आपको बेसिक यहाँ पर सीख लो और आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर एक टूल्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है कंप्यूटर विजन या एनएलपी के लिए। सेम टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है टेंसरफ्लो, एक है पाइटॉर्च। ये पाइथन का फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पर अभी टेंसरफ्लो धीरे धीरे अभी आउटडेटेड हो रहा है, और मार्केट में जो चल रहा है फ्रेमवर्क वो है पाइटॉर्च। फेसबुक उसको हैंडल करती है। तो आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आपको पाइटॉर्च सीखना है। आपका आधा टाइम टेंसरफ्लो और आधा टाइम पाइटॉर्च को सीखने में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको एक ही को सीखना है। अब यहाँ पर आपको पाइटॉर्च में मास्टरी नहीं करनी है। पाइटॉर्च एक भी बड़ी लाइब्रेरी है, आपको बस पाइटॉर्च का इस्तेमाल करके आपको न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना आना चाहिए, सीएनएन आर्किटेक्चर क्रिएट करना आना चाहिए, आपको आरएनएन आर्किटेक्चर क्रिएट करना आना चाहिए, और आपको बेसिक ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर क्रिएट करना आना चाहिए। दैट्स इट। आना चाहिए मतलब आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए, बस आप करो। किसी का कोड लेके आप उसको जस्ट प्रैक्टिस करो। आपको आइडिया होनी चाहिए, रट्टा मारना नहीं, आपके दिमाग में उसको पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपने आज तक यही काम किया है, अब यहाँ पर नहीं करना है। बस आपको रास्ते आपको फॉलो करने हैं। आपको जिस पता होना चाहिए कि भाई इस चीज के लिए ये हमें इस्तेमाल करना है, आगे चल के आपको कोड कहीं ना कहीं से लेना ही है, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपको कुछ चीज को अवॉइड करना पड़ेगा, टू मच थ्योरी। डीप लर्निंग में बहुत सारी थ्योरी, आप बोलोगे भाई ग्रेडिंग क्या होता है, चलो इसकी थ्योरी सीख लेते हैं। हम चेन रूल क्या होता है ये थ्योरी सीखते हैं। बैकवर्ड प्रोपेगेशन, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन सीखना सही है, बट बहुत डीप में बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज लेना आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि हमें घोड़े की तरह आगे बढ़ना है। हमें धीरे धीरे नहीं चलना है, डीप में जाकर, राइट। तो यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगा, रिसर्च लेवल मैथ नहीं सीखना। जैसे कि मैंने बोला चेन रूल, बैक प्रोपेगेशन में क्या एक्चुअली होता है, पूरा डिटेल में जाकर आप सीखोगे, तो भाई यहाँ पर आपका टाइम चला जाएगा। जब आपको इसके ऊपर काम मिलेगा तो आप डीप में चले जाना, बट अभी फिलहाल उतना डीप में नहीं चले जाना है, राइट। सो डीप लर्निंग इज यूजफुल, बट नॉट एवरी प्रॉब्लम नीडेड। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि डीप लर्निंग बहुत कॉस्टली है, रिसोर्स कंजम्पशन ज्यादा करता है। तो अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस प्रॉब्लम, बहुत कॉम्प्लेक्स है तो आप डीप लर्निंग के पास चले जाओ, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं तो आपके पास मशीन लर्निंग अवेलेबल है। कंप्यूटर विजन है तो आपको डीप लर्निंग के पास ही चले जाना है। एनएलपी का प्रॉब्लम है तो आपको डीप लर्निंग के पास ही चले जाना है। बट स्ट्रक्चर, टैबुलर डेटा है और क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने बहुत कॉम्प्लेक्स है, तब आपको डीप लर्निंग का सहारा लेना है, नहीं तो आपको मशीन लर्निंग से आपका काम बन जाएगा, राइट। तो दोस्तों अब ये हो गई फेज 6। अब हमारे पास आने वाली है फेज 7। और दोस्तों फेज 7 क्या है? फेज 7 आपने सीख लिया तो आप दोस्तों बुलेट प्रूफ फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे। आपको कोई भी आपको जॉब देने से मना नहीं कर सकता। आपको जॉब नहीं मिलेंगी, आपको बेहतरीन सैलरी वाली जॉब मिलेंगी। आपको जो फ्यूचर है वो दोस्तों बुलेट प्रूफ नहीं, आप आइटम बॉम्ब प्रूफ आपका करियर
हो जाएगा। और दोस्तों वो फेज 7 है जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई। और 2026 में आप इसको नहीं सीखोगे तो आप आउटडेटेड डेटा साइंटिस्ट कहलाओगे। और जो एग्जिस्टिंग डेटा साइंटिस्ट की जॉब कर रहे हैं और उन्होंने भी ये सीख नहीं लिया तो वो भी आउटडेटेड डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे और कभी ना कभी, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उसकी जॉब चली जाएगी। मैं लिख के देता हूँ कि उनकी जॉब चली जाएंगी, वो जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई में अपग्रेड नहीं होंगे तब। दोस्तों ये फेज कब आएगा? अराउंड मंथ 7 या 8 में आपका ये फेज आ जाएगा। और उस वक्त आपको क्या सीखना है जनरेटिव एआई में, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई व्हाई जेन एआई इज नॉन निगोशिएबल। जनरेटिव एआई नॉन निगोशिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि एवरी कंपनी इज एडॉप्टिंग इट। क्यों? क्योंकि भाई जेन एआई जो हमें आउटपुट देता है ना, वो ऐसा आउटपुट देता है, ऐसा लगता है कि भाई इंसान ने हमें आउटपुट दिया है, इंसान की तरह सोचता है। जेन एआई मतलब भाई कोई भी प्रॉब्लम रहे वो सॉल्व करने की काबिलियत रखता है। इसलिए हर एक कंपनी जेन एआई का इस्तेमाल करती है। हालांकि जेन एआई में एक ड्रॉबैक है कि आउटपुट आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेटेंसी ज्यादा है, बट धीरे 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 ऐसे लाइट वेट मॉडल आ रहे हैं तो कम टाइम के अंदर आपको बेहतरीन क्वालिटी का आउटपुट दे रहे हैं। तो इसलिए हर एक कंपनी जेन एआई का इस्तेमाल कर रही है। कोई भी कंपनी आज के डेट में है जो डेटा साइंटिस्ट एआई अम्ब्रेला का इस्तेमाल करती है तो भाई वो जेन एआई के ऊपर शिफ्ट हो गई है या अब हो रही है। जो कंपनी हो रही है वो बैंकिंग कंपनी, वो मोस्टली आउटडेटेड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करती है, क्योंकि भाई जो नई नई टेक स्टैक आती है धड़ल्ले से उसमें जंप करना उनके लिए रिस्क ही रहता है। तो पहले वो वेट करते, चुपचाप देखती है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है और अभी कौन सी टेक्नोलॉजी स्टेबल हो चुके हैं। जैसे स्टेबल हो चुके उसके बाद वो अपने पैर रखती है, क्योंकि भाई उनके पास रिस्क रहती है। क्योंकि एक स्मॉल रॉन्ग डिसीजन तो उनमें करोड़ों का लॉस हो जाता है। तो ऐसी कंपनी थोड़ी पीछे से चुप के देखती है कि भाई हाँ मार्केट में क्या चल रहा है, अभी ओके ये टेक्नोलॉजी अभी स्टेबल हो चुकी है और अच्छी खासी मार्केट में उसकी पकड़ हो चुकी है, उसके बाद वो जंप करती है। तो ऐसी कुछ कंपनी रहती है। तो अभी भी वो कंपनी मशीन लर्निंग के स्टैटिस्टिकल मॉडल का इस्तेमाल करती है। बट अब जो भी कंपनी पीछे चुप के धीरे धीरे से देख रही थी ना, तो दोस्तों अभी उन्होंने जंप कर लिया है। 2025 के एंड में उन्होंने जंप कर लिया है, राइट। और मान लो ऐसी कंपनी जिसने अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर लिया, तो मैं बोलूंगा भाई उस कंपनी में जाओ ही मत यार, क्योंकि अभी कंपनी बहुत पीछे है और उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है एकदम स्लो है। समझ लो कि यार गवर्नमेंट टाइप की मैनेजमेंट उसकी होगी, इसलिए अब उस कंपनी में जाना खतरा है। क्योंकि उस कंपनी में चले जाओगे क्या पता वो कंपनी ग्रो होंगी कि नहीं होंगी, तो वो तो आपको पता नहीं चलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं यार, उस टॉपिक के ऊपर अभी हम डिटेल में नहीं जाते। एज अ फ्रेशर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, राइट। तो चलो यार समझ में आ चुका है कि भाई जनरेटिव एआई हर एक कंपनी में इस्तेमाल की जा रही है और की जाने वाली है। सो डीएस रोल नाउ एक्सपेक्टेड एलएलएम स्किल्स, मतलब आप डेटा साइंटिस्ट हो या बनने वाले हो तो आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल आना अनिवार्य है। किसी भी हालत में आपको इसको एक्वायर करना ही पड़ेगा। सो अब आपने ठान ले कि हाँ भाई मुझे ये तो सीखना ही है, क्योंकि यार मेरी फ्यूचर प्रूफ जॉब है, आइटम बॉम्ब प्रूफ जॉब है, राइट। तो उसके लिए आपको ये सीखना है। तो आपको क्या सीखना है? सबसे पहले आपके पाइथन के कुछ फ्रेमवर्क है वो सीखने हैं। पॉपुलर फ्रेमवर्क है लैंगचिन एंड लैंग्राफ। इसके अलावा मार्केट में ढेर सारे फ्रेमवर्क है, ऑटोजेन, क्रू एआई, गूगल एडीके, ओपन एआई एसडीके, नो कोडिंग फ्रेमवर्क हमारे पास अवेलेबल है। तो ढेर सारे, बट आपको बोलूंगा भाई लैंगचिन एंड लैंग्राफ का इस्तेमाल करो। मैक्सिमम कंपनी इसी का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे आप कोई कंपनी में चले जाओगे और मान लो कंपनी को XYZ फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो आप इजीली उसको अडेप्ट कर लोगे, राइट। तो आपको लैंगचिन एंड लैंग्राफ सीखना अनिवार्य है। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग क्या होता है। आपको सीखना पड़ेगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल से आपको कुछ आउटपुट लेना है, अच्छी तरीके का आउटपुट लेना है, तो उसको किस तरीके से अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपको सीखना पड़ेगा एम्बेडिंग, क्योंकि आपके पास जो भी डेटा है उसको नंबर्स के फॉर्मेट में, मतलब वेक्टर्स के फॉर्मेट में स्टोर करना पड़ता है, तो उसके लिए एम्बेडिंग का इस्तेमाल होता है। मान लो लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपके कोई स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम और अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर रहा है, हो सकता है क्योंकि आपका डेटा और जो मॉडल ने सीखा हुआ डेटा वो डिफरेंट होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आपके डेटा के हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। आप फाइन ट्यूनिंग नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आपके जो प्राइवेट डेटा उसको एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करके आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अकॉर्डिंग टू द क्वेरी उस डेटा को फेच करके उसको दे सकते हो। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास उतनी कैपेबिलिटी है कि आपको अच्छी तरीके से आउटपुट देगा आपके डेटा के ऊपर ही, राइट। तो उसके लिए आपको रैक सिस्टम सीखना पड़ेगा, रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन सिस्टम।
आपको डेटा को स्टोर करना, जो मैंने बोला कि रैग में डेटा कहीं पर स्टोर होता है तो उसको बोलते हैं वेक्टर डेटाबेस। तो ढेर सारे वेक्टर डेटाबेस है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा एआई एजेंट, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत रखता है। बट आपको एक ऐसा एजेंट बनाना है, कि ऐसा इंसान बनाना है वो एक प्रॉब्लम के लिए पूरा एक्सपर्ट बने। तो उसको बोल दोस्तों एजेंटिक एआई या एआई एजेंट। ये आपको अब आज के डेट पे सीखना ही पड़ेगा। जैसे कि 2000 के पास डॉट कॉम की बूम आई थी, मतलब हर एक कंपनी चाहती थी कि भाई मेरी एक वेबसाइट बने, xyz.com वेबसाइट। इसी तरीके से आज के डेट पे हर एक कंपनी चाहती है कि भाई हमारे कंपनी में एक एजेंट रहे, इस काम के लिए एक एक्सपर्ट एजेंट रहे, इस काम के लिए एक एक्सपर्ट एजेंट रहे। तो हर एक कंपनी चाहती है कि हम एक अच्छे एजेंट बनाए। तो एजेंट एआई की डिमांड आज के डेट में ढेर सारी है, तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये मस्ट लर्न स्किल है फॉर जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई के लिए। फिर से आपको बताना चाहूंगा, जनरेटिव एआई का मतलब होता है कि भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करके हम कुछ जनरेट करते हैं, जैसे कि इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है। बट एजेंटिक एआई का मतलब क्या होता है, ये नीश है जनरेटिव एआई का। हम वही लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम स्पेसिफिक टास्क के लिए, सिंगल टास्क के लिए, राइट। तो चलो ये आपको भी समझ में आ चुका है कि भाई जनरेटिव एआई हमें क्यों सीखना है और उसमें क्या सीखना है। जैसे आप ये सीख लेते हो तो आपको भी यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट बनाने हैं, यहाँ पर जैसे कि चैटबॉट दैट आंसर फ्रॉम पीडीएफ और कंपनी डेटा। तो इसके लिए आपको रैक सिस्टम डिजाइन करनी पड़ेंगे। तो ये आपने ऑलरेडी सीख लिया होगा, तो उसके बाद आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है। किसी भी हालत में रैक सिस्टम का प्रोजेक्ट आपको बनाना ही बनाना है, तभी आपको जॉब मिलेगी। अब जनरेटिव एआई में आपके पास दो टाइप के जॉब मिल सकती है, एक है फाइन ट्यूनिंग करने वाला इंजीनियर, एक है प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग करने वाला इंजीनियर। फाइन ट्यूनिंग करने वाला जो मॉडल के वेट्स को चेंज करता है, दोस्तों ये अलग और कम जॉब है, रेयर जॉब मिलती है। बट जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके एक एजेंट बनाता है, एक जनरेटिव एआई सिस्टम बनाता है, उसकी जॉब मार्केट में ढेर सारी है। तो आपको मॉडल के वेट को अपडेट करके फाइन ट्यूनिंग करने वाला इंजीनियर बनना है, तो अलग फील्ड है। और फिर से बोलना चाहूंगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर मतलब इंस्ट्रक्शन को ट्यून करके मॉडल से आउटपुट निकालने की जो आपकी काबिलियत है वो आप इंप्रूव करते, तो उसकी जॉब मार्केट में ज्यादा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा कि भाई जो रैक सिस्टम और प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग का इस्तेमाल करके आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो, उसको सबसे पहले फोकस करो, जॉब ले लो, उसके बाद फाइन ट्यूनिंग के ऊपर फोकस करो। ये आप सीख लोगे वो जॉब मिलने के बाद, उसके लिए ज्यादा टाइम लगता नहीं, 2-4 दिन के अंदर आप ये सीख लोगे। तो दोस्तों अब तक हमने फेज 7 तक क्या क्या सीखा है। हमने सीखा है पाइथन, हमने सीखा है एसक्यूएल, हमने सीखा है डेटा प्री प्रोसेसिंग, हमने सीखा है स्टैटिस्टिक, हमने सीखा है मशीन लर्निंग, हमने सीखा है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, हमने सीखा है डीप लर्निंग, और हमने सीखा है फेज 7 में जेनरेटिव एआई, राइट। हमने अब तक क्या सीखा है, हमने एक सिस्टम बनाई है, हमने एआई इकोसिस्टम बनाई है। और उससे जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो समझ में किसको आता है, एआई इंजीनियर को आता है। और हम प्रॉब्लम किसके सॉल्व करने वाले, हम एंड यूजर के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, हमें कस्टमर को प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। तो कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कस्टमर के लिए एक सिस्टम डिजाइन करने पड़ेंगे, राइट। तो हमारे मॉडल को उसको सर्व करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास फेज 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस फेज का नाम है दोस्तों एमएल ऑप्स। इसको कोई बोलेंगे एलएलएम ऑप्स, इसको कोई बोलेंगे एआई ऑप्स, उसको बोलेंगे डेऑप्स। नहीं दोस्तों, डेऑप्स बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्टवेयर के लिए, और एआई, एमएल, एलएलएम ऑप्स इस्तेमाल किया जाता है डेटा साइंस के मॉडल को डिप्लॉय करने के प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर आपको आपके सिस्टम को, आपके मॉडल को डिप्लॉय करना पड़ेगा, ताकि एंड यूजर उसको इजीली कंज्यूम कर पाए। तो ये होगा मंथ 8 या 9 के फेज में। और यहाँ पर आपको क्या क्या सीखना है, आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज, मस्ट नो टूल आपको सीखने पड़ेंगे। यहाँ पर फिर से आपको एक पाइथन के फ्रेमवर्क को सीखना पड़ेगा, जिसका नाम है फास्ट एपीआई और फ्लास्क एपीआई, जो रेस्ट एपीआई का काम करता है। उसी के साथ आपको सीखना पड़ेगा गिटहब, क्योंकि यार कंपनी में जाओगे तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट की मल्टीपल फाइल्स रहेंगी, हर एक फाइल में कुछ चेंज करते रहना पड़ता है कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पर गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपका एक प्रोजेक्ट मल्टीपल पर्सन उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, और उसको मेंटेन करने का काम करता है गिटहब। तो आपको गिटहब का कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एक दिन के अंदर आप इसको इजीली सीख लोगे। उसके बाद है डॉकर। डॉकर का इस्तेमाल किस लिए होता है, कि जैसे कि आपने पूरा प्रोजेक्ट बनाया, उसको रन कर दिया, उसको डिप्लॉय कर दिया, उसका एपीआई आपने उसका बना लिया, एक वेबसाइट आपकी होस्ट कर दी, राइट। उसको एक यूजर इस्तेमाल कर रहा है, राइट। बट वही सिस्टम आपको मल्टीपल सिस्टम में डालना है, तो आपको सेम मल्टीपल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, आपके प्रोजेक्ट को एक कंटेनर में रैप कर लेते हो, और उसके बाद उस कंटेनर को आप जिस सिस्टम में जाना, जिस सिस्टम में भेजना है उसमें आप भेज देते हो। और कंटेनर को एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी प्रोजेक्ट को आप कंटेनराइज करते हो दोस्तों, तो आपको प्रोजेक्ट को इजीली मल्टीपल सिस्टम में मूव करने में आसानी होती है, आपको मल्टीपल एरर की चुनौती नहीं मिलती है।
दोस्तों आपको नेक्स्ट सीखना है कुबरनेट। कुबरनेट क्यों सीखना है? जैसे कि आपने एक कंटेनर बनाया, मतलब एक कंटेनर बनाया और एक कंटेनर एक सिस्टम में आपने रख दिया तो मल्टीपल यूजर उसको कंज्यूम करे। मान लो कि उस सिस्टम की कैपेबिलिटी है 100 यूजर को एट ए टाइम हैंडल करना, और मान लो आपकी एप्लीकेशन पॉपुलर हो गई और लाखों लोग उसको इस्तेमाल कर रहे, तो क्या होगा? वो सिस्टम क्रैश हो जाएंगे और आपका अच्छा खासा एप्लीकेशन बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, आपके एप्लीकेशन को स्केल करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो कुबरनेट। कुबरनेट काम क्या करती है? जैसे आपकी एप्लीकेशन मल्टीपल यूजर इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाती है, वो आती है, तो क्या करते हैं? तुरंत एक सिस्टम में वो मल्टीपल सिस्टम में आपके एप्लीकेशन को ऑन कर लेती है। तो क्या होता है, जैसे ज्यादा यूजर आ गए तो ये मल्टीपल सिस्टम में उसको एक्सपांड कर लेते, कम यूजर आ गए तो उसको कम कर लेते। मान लो आपकी एप्लीकेशन डाउन चली जाए तो उसको अप कर लेते, मान लो उसको कुछ एरर आता है तो उसको फिर से स्टार्ट कर लेते। तो ये कैपेबिलिटी है दोस्तों कुबरनेट की, तो आपको कुबरनेट को सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एमएलओप्स। एमएलओप्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने मशीन लर्निंग मॉडल डिजाइन कर लिया, उसके बाद आपका मॉडल अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, आपने दूसरा मॉडल ट्रेन कर लिया, आपने तीसरा मॉडल ट्रेन कर लिया, तो मॉडल को अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए एमएलओप्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सीआई/सीडी, मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। मतलब आपने आपका मॉडल ट्रेन कर लिया, उसके बाद नया डेटा आ गया, आपको फिर से मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा, उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। आपका फिर से नया डेटा आ गया, आपने फिर से मॉडल को ट्रेन कर लिया, फिर से उसको डिप्लॉय कर लिया। उसके बाद आपको पता चला कि यार अभी फिर से नया डेटा आ गया और हमारा सेकंड वर्जन मॉडल अच्छा तरीके से परफॉर्म करेगा। तो उस चीज को फॉलो करने के लिए आपको फॉलो करना पड़ता है CI/CD पाइपलाइन, राइट। नेक्स्ट आपको सीखना है क्लाउड। क्लाउड क्यों सीखना है? क्योंकि ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपको कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ेगा। होस्ट करने के लिए आपको आपके सिस्टम में होस्ट कर सकते हो, बट आपके सिस्टम कितने लोगों को हैंडल कर पाएंगे, राइट? 100-200 लोगों का। बट जब बहुत सारे यूजर आएंगे, मल्टीपल यूजर आएंगे, लाखों यूजर आएंगे, उसको स्केल करना है रैपिडली, तो यार आपको उतने रिसोर्सेज तो नहीं रहेंगे ना। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको उसको डिप्लॉय करना पड़ता है कोई ना कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म में, जैसे कि AWS है, गूगल का GCP है, एजोर मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एजोर है। तो ये कंपनी उनके खुद के कंप्यूटर रहते हैं, ढेर सारे बड़े बड़े कंप्यूटर रहते हैं यार राइट। और उस कंप्यूटर में आप छोटे से कंप्यूटर आप खरीद लेते हो, उसमें आपकी सिस्टम डिप्लॉय कर लेते हो। जैसे उस सिस्टम को यूज करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्या करते हैं AWS, बोलते भाई विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आप क्या करो, हमारे मल्टीपल सिस्टम में उसको एक्सपांड कर लो। तो ये आपके पास काबिलियत मिल जाती है क्लाउड का इस्तेमाल करने के बाद, राइट। आप वहीं पे क्या कर सकते हो, मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। जैसे कि आपका सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी कम है, तो आप बड़े बड़े मॉडल क्या कर सकते हो, बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम में उसको ट्रेन करना है तो आप क्लाउड का इस्तेमाल करते हो। आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप क्लाउड में स्टोर कर सकते हो। आपको डिप्लॉयमेंट करना एकदम ईजी हो जाता है। कॉस्ट अवेयरनेस आपको सीखना पड़ेगा, आपको स्केलेबिलिटी सीखना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ चीजें जो आपको सीखना है, मॉडल ट्रेनिंग, स्टोरेज, डिप्लॉयमेंट, कॉस्ट अवेयरनेस एंड स्केलेबिलिटी, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म में कैसी होती है ये आपको सीखना पड़ेगा। तभी आप फुल प्रूफ फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट बन पाओगे। नेक्स्ट है दोस्तों मॉनिटरिंग। अब ये मॉनिटरिंग क्या चीज है यार? आपने AI सॉफ्टवेयर बनाया, आपने उसको डिप्लॉय किया, मल्टीपल लोग अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बट क्या होगा कुछ टाइम के बाद डेटा कुछ गलत आ गया, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो काम ही नहीं कर रहा है, जो AI सॉफ्टवेयर है आपने बनाया है वो काम ही नहीं कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा? यूजर बोलेंगे भाई ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, बट आपको कैसे पता चलेगा, राइट? तो उसको बोलते हैं दोस्तों मॉनिटरिंग। जब आप सिस्टम डिजाइन करते हो, राइट, तो उसको मॉनिटर भी करना पड़ता है गार्ड की तरह। तो उस फेज को बोलते हैं दोस्तों मॉनिटरिंग। आप क्या करोगे, गार्ड की तरह उसको चेक करते रहेंगे, आंखें फाड़ फाड़ के चेक करते रहेंगे कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्यूरेसी जो उसने मुझे 98% दे रही थी, अभी भी 98% दे रही है कि नहीं दे रही है, या 90% आ चुके हैं, ये आप देखोगे। जैसे कुछ पर्टिकुलर एक्यूरेसी ब्रेक थ्रू हो जाता है तो आप क्या करोगे, फिर से उस मॉडल को ट्रेन करोगे नए डेटा के साथ, राइट। फिर से उसमें कुछ परफॉर्मेंस इश्यू आता है तो आप उसको फिर से ट्रेन करते रहेंगे। ये आपका काम ही है, कंटिन्यूअस उस लाइफ साइकिल को फॉलो करते रहना पड़ेगा जब तक वो एप्लीकेशन जिंदा है तब तक। एफर्ट्स कम लगेंगे बट वही प्रोसेस को आपको दोहराते रहना पड़ता है, उसको बोलते दोस्तों मॉनिटरिंग, राइट। तो ये होगी दोस्तों हमारी फेज 8। अब क्या है, काम हो चुका है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अब तक दोस्तों आप फुल प्रूफ डेटा साइंटिस्ट बन चुके हो, और यहाँ पर मैं बोलूंगा एटम बॉम्ब प्रूफ डेटा साइंटिस्ट बन चुके हो, और आप बिजनेस का प्रॉब्लम समझ के यूजर को अच्छी तरीके से आउटपुट दे रहे हो। दोस्तों आपने बेहतरीन फेज 1 से लेकर फेज 8 समझ लिया और आपने कर लिया, तो अब आपको क्या चाहिए? कुछ चाहिए? बिल्कुल यार। दोस्तों ये आपने सीखने के बाद आपको लास्ट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है। अब ये लास्ट नहीं है, ये फॉर एवर के लिए। क्या है ये दोस्तों? प्रोजेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मंथ 9 और 11 के बीच आपको ये काम करना पड़ेगा, और ये काम आपको मरते दम तक करना है। जब तक आप इस इंडस्ट्री में हो तो आपको ये करते ही रहना पड़ता है, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट।
तो मरते दम तक करने के लिए आपको सबसे पहले 1-2 महीने इसको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाने हैं और कम से कम यू नीड 5 to 7 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। ये टॉय प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको क्लास में कोई बंदे पढ़ाते हैं ना, जो टीचर पढ़ाते हो खुद प्रोजेक्ट नहीं करते हो, इधर उधर से कॉपी पेस्ट करते हो, थोड़ा सा अपना फ्लेवर लगा के आपको क्लास में बेच देते हैं। वैसे प्रोजेक्ट नहीं करने हैं, आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेना है, खुद अपना दिमाग लगाना है, जो आपने अब तक सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं होते, उसको हफ्ते महीने लगते, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। किसी का कोड कॉपी करके एग्जीक्यूट करके उसको प्रोजेक्ट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट करना और थोड़ी आइडिया लेना। प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं कि डेटा लिया, खुद दिमाग लगाया, उसको क्लीन किया, मॉडल ट्रेन किया, मॉडल इवैल्यूएट किया, अच्छा नहीं लगा फिर से मॉडल दूसरा ट्रेन किया, उसको इवैल्यूएट किया, वो अच्छा नहीं लगा फिर से डेटा के पास चले गए, डेटा को क्लीन किया और डेटा प्री प्रोसेसिंग की स्ट्रैटेजी बनाए और डेटा को अच्छा बनाया, फिर से मॉडल को ट्रेन किया, इवैल्यूएट किया। उसके बाद आपको 2-4 दिन इन्वेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई ये मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको उस मॉडल को लिया आपने, उसके बाद उसको रियल वर्ल्ड डेटा के साथ टेस्ट किया, फिर से उसको आपको पता चला कि भाई ये मॉडल अभी काम नहीं कर रहा है, कुछ हमारे ट्रेनिंग डेटा में गड़बड़ी, तो उसके बाद आपने फिर से डेटा जो ट्रेनिंग डेटा उसमें प्री प्रोसेस किया अच्छी तरीके से, फिर से आपने मॉडल ट्रेन किया, फिर से उसको इवैल्यूएट किया और वैलिडेशन आपको एक्यूरेसी अच्छी मिली, उसके बाद फिर से आपने रियल वर्ल्ड डेटा दिया, उसके बाद उसको आपने टेस्ट किया, उसके बाद पता चला कि भाई आपका मॉडल अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके बाद आप उसको डिप्लॉय करोगे और उसके बाद उसको मॉनिटर करते रहोगे, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट, राइट। क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करेंगे उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। नहीं तो इसका गिटहब का कोड प्रोजेक्ट का कॉपी कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, हमारे हमारे सिस्टम में सेटअप करने का एग्जीक्यूट कर लिया और वो एग्जीक्यूट हो गया तो हमें खुशी होगी भाई हमने प्रोजेक्ट कर लिया। गधे, तूने प्रोजेक्ट नहीं किया, तूने जस्ट कोड को कॉपी पेस्ट किया, राइट। तो ऐसे इंजीनियर को जॉब नहीं मिलती और मिल भी गई तो 1, 2, 3, 4 लाख की जॉब मिलती है। आपको लाखों रुपए महीने आने चाहिए तो आपको खुद डेटा लेके उसको एंड टू एंड कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपको एक प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग का एंड टू एंड कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे हमने इस फेज में क्लासिफिकेशन किया था, तो आपको यहाँ पर रिग्रेशन कर लो, आपको एसक्यूएल का इस्तेमाल करके कुछ डेटा को एनालिसिस कर लो, आप टाइम सीरीज फोरकास्टिंग का डेटा ले लो, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, जैसे कि कल कितनी बारिश आने वाली है, कल कितने लोग XYZ एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं, उसको बोलते हैं टाइम फोरकास्टिंग। आप एनएलपी का प्रोजेक्ट ले लो, सेंटिमेंट एनालिसिस है, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन है, टेक्स्ट को क्लासिफिकेशन है, राइट, या डेटा समराइजेशन है, ऐसे प्रोजेक्ट आप करो। कंप्यूटर विजन का प्रोजेक्ट करो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस सेगमेंटेशन है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है, ऐसे प्रोजेक्ट आप करो। जेन एआई का इस्तेमाल करो, आप रैक सिस्टम बनाओ, राइट, आप चैटबॉट बनाओ एग्जिस्टिंग प्राइवेट डेटा का इस्तेमाल करके, राइट। और वो सारे के सारे प्रोजेक्ट को कोई ना कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करो। आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले सकते हो, आपको एक ही चॉइस करना है तो आप AWS का ले लो। AWS में मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल है और मोस्ट ऑफ द कंपनी AWS का इस्तेमाल करती है। अब आपने AWS की आपको प्रैक्टिस है तो कंपनी GCP का इस्तेमाल करती है, तो कंपनी आपको ना नहीं बोलेंगी, कंपनी बोलेंगी भाई इसको AWS का नॉलेज है तो ये इजीली GCP के ऊपर भी हमारे मॉडल को डिप्लॉय करने की काबिलियत रखता है, तो आपको जॉब दे देंगे, राइट। तो आपको प्रोजेक्ट करने हैं। अब एक बंदा बोलेगा भाई मैं 100 प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, मैं 1000 प्रोजेक्ट करने वाला हूँ। मेरे दोस्त, क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। आप 5 या 10 प्रोजेक्ट करो बट बेहतरीन तरीके से करो, अच्छा टाइम इन्वेस्ट करके करो। बेसिकली देखा जाए आप 1-2 ही प्रोजेक्ट कर पाओगे ईमानदारी के साथ 1 महीने के अंदर। जो क्वालिटी प्रोजेक्ट रहते हैं उसको टाइम लगता है, उसको दिमाग लगाना पड़ता है और आप ऐसा टाइम इन्वेस्ट करोगे और जब आप इंटरव्यू में चले जाओगे तो भाई इंटरव्यू आपकी नहीं फाड़ेगा, आप इंटरव्यू की फाड़ोगे, राइट। तो ऐसे आपको काम करने, आप ये नहीं बोलेंगे भाई आपको जितना देना है उतना दे दो, आप ये बोलेंगे भाई मुझे इतना दे दो और कंपनी भी आपको उतनी देंगी। तो आपको ऐसा इंजीनियर बनना है, ना कि कॉपी पेस्ट करने वाला इंजीनियर बनना है। हाँ, शुरुआती दौर में आपको ट्रेनिंग करने के लिए किसी ना किसी का तो नॉलेज आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को ट्रेन करना है, तो ट्रेन करने के लिए कोई ना कोई चीज कॉपी करनी पड़ेगी। पर जैसे आपका ब्रेन ट्रेन होता है तो आपके ब्रेन के लाइट लगा के आपको खुद बैठ के अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हो गए दोस्तों अभी हमारे फेज 9। अब हमारे पास है लास्ट फेज, वो है दोस्तों जॉब लेने का, जॉब प्रिपरेशन फेज, जिसमें हम क्या करेंगे, रिज्यूमे डिजाइन करेंगे, हमारा गिटहब का पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे और ये होता है मोस्टली मंथ 9 या 12 मंथ के बीच में, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इंटरव्यू को फोकस करना है किसके ऊपर,
पाइथन की लॉजिक के ऊपर। कोई आपको इंटरव्यू बोलेगा कि भाई ये मेरे पास स्ट्रिंग है, उसको रिवर्स करके दिखाओ। कोई बोलेगा कि भाई स्ट्रिंग में डुप्लीकेट आइटम को फाइंड आउट करो, कितनी बार डुप्लीकेट आइटम आ रहे हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम देते हैं, बहुत डीप में नहीं देते। कोई बोलेगा भाई मुझे एजेंट, एक बेसिक एजेंट बना के दिखाओ। कोई बोलेगा भाई मुझे एक मशीन लर्निंग मॉडल डिजाइन करके दिखाओ। कोई बोलेगा कि भाई ये मेरे पास डेटा, उसको क्लीन करके दिखाओ। तो ऐसे प्रॉब्लम वो देंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अब तक आपने पूरा का पूरा सीख लिया है। तो आप इस चैलेंज को आप ओवरटेक कर लोगे। नेक्स्ट, एसक्यूएल की क्वेरी। कोई बोलेगा कि भाई ये मैं एक डेटा दे रहा, इसको एसक्यूएल का इस्तेमाल करके उसका थोड़ा कुछ एनालिसिस करो, उसको थोड़ा क्लीन करो, उसको थोड़ा फॉर्मेट करो। ये आपको बताएगा। मशीन लर्निंग इंट्यूशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे का एक आध मशीन लर्निंग मॉडल को एक्सप्लेन करो अच्छे तरीके से। इवैल्यूएशन, प्रिसिजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, इसकी आप प्रिपरेशन करो। एक आध मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने का कोड आप लिखो, राइट। नेक्स्ट आपको बोलेंगे भाई ये बिजनेस केस है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करोगे, डीप लर्निंग का इस्तेमाल करोगे, या जेन एआई का इस्तेमाल करोगे, ये आपको पूछा जाएगा, राइट। तो आपको जेन एआई के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, लोरा क्या होता है, क्यूलोरा क्या होता है, लैक क्या होता है, चंकिंग क्या होते हैं, ऐसे आपको सवाल पूछेंगे। तो इसके ऊपर आपको प्रिपरेशन करना है। उसके बाद आपको टेक होम प्रोजेक्ट बताने कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, खुद बनाया, मैंने इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट बनाया, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और एक कंपनी पूछती है, बोलती है कि भाई आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया है। मान लो आप जेन एआई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो कंपनी बोलेंगे भाई आपने जेन एआई का कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, आपने रैक सिस्टम इस्तेमाल किए, आपने कौन सा वेक्टर डेटाबेस इस्तेमाल किया, ऐसे ही सवाल पूछेंगे। मशीन लर्निंग का होगा तो भाई आप बोलेंगे आपने शुरुआत में यही मॉडल क्यों इस्तेमाल किया, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। प्रिसीजन क्यों बेटर है, रिकॉल इसके लिए क्यों बेटर नहीं है। कोई बोलेगा भाई रिकॉल क्यों बेटर है, प्रिसीजन क्यों बेटर नहीं है, राइट। ऐसे आपको घुमा फिरा के सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं। अब यहाँ पर आपने प्रिपरेशन कर रहे हो या करने के बाद कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तभी आपको रिज्यूमे भी बनाना है और उसी वक्त आपको अप्लाई करना स्टार्ट करना है। आपको दिन में कम से कम 10 से लेकर 15 क्वालिटी एप्लीकेशन, क्वालिटी पोस्ट को आपको अप्लाई करना है। अब आप बोलोगे कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है, भाई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको लिंक्डइन और नौकरी दो ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई करना है। ज्यादा शाइन, इंडेड, मॉन्स्टर, कॉन्स्टर कोई ऐसे आलतू फालतू के ऊपर काम नहीं करना है। दो ही चीज काफी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जॉब जो पोस्ट रहती है वो कॉपी पेस्ट रहती है। मतलब एक प्लेटफॉर्म में है वही जॉब पोस्ट आपको दूसरे प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि कंपनी को बेस्ट क्वालिटी पर्सन चाहिए। तो वही एक पोस्ट मल्टीपल प्लेटफॉर्म में वो डालती है। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म में जाकर अपना टाइम खराब मत करो। 1-2 घंटे डेली आपको देना है जॉब अप्लाई के लिए, राइट। और यहाँ पर कस्टमाइज रिज्यूमे बनाना है। आपको जेन एआई की जॉब चाहिए तो आपको जेन एआई के हिसाब से रिज्यूमे बनाना है। उसमें आपको ज्यादा प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें आपको थोड़ा ज्यादा नॉलेज लेना है। आपको कंप्यूटर विजन में चाहिए तो आपके हेडिंग होना चाहिए आपके रिज्यूमे में कंप्यूटर विजन इंजीनियर, और उसके हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा उसके प्रोजेक्ट डालने हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। आपको एनएलपी का इंजीनियर बनना है तो उसके ऊपर आप फोकस करो। आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है तो उसके फोकस करो। आपको क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, रिकमेंडेशन, ऐसे 3 कम से कम प्रोजेक्ट आपको डालने पड़ेंगे मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है तो, राइट। बट मैं बोलूंगा दोस्तों, आपको आज के हिसाब से जेन एआई और एजेंटिक एआई इंजीनियर बनना है। आप लिख सकते हो डेटा साइंटिस्ट भी लिख सकते हो, तो उसमें आपको जेन एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट, कंप्यूटर विजन का प्रोजेक्ट, एनएलपी का प्रोजेक्ट, चारों टाइप के प्रोजेक्ट आपको डालने पड़ेंगे। तो आप बुलेट प्रूफ नहीं, आप आइटम बॉम्ब प्रूफ फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे और आपको जॉब मिलना 100% गारंटेड है। बट इसको टाइम लगेगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है रिज्यूमे फॉर्मेट। आपको रिज्यूमे भी ऐसा डिजाइन करना है ना कि आईआईटीएन बंदे का आईआईटीएन जो वर्ड है ना उसके सामने हमारा रिज्यूमे ऐसा हाईलाइट करके दिखे कि भाई वो आईआईटी तो छोटा इत्तू सा लगे। ऐसा हमें रिज्यूमे बनाना है। अब आईआईटी होंगे तो अच्छी बात है यार, आप तो बल्ले बल्ले, क्योंकि आपका आईआईटी से तो इतना है। और उसके बाद जब उसका हाईलाइट करोगे तो ऐसा बन जाएगा ना, तो यार आपको जॉब ऐसे दौड़ते दौड़ते आएंगी और ऐसे गले लगाएंगी ना, तो आप उसको छोड़ने की कोशिश करोगे, बाद छोड़ेंगे नहीं। जितना पैसा मांगोगे उतना मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले फिर से बोल रहा हूं, स्किल मैटर, स्किल बेटर देन डिग्री। तो आप स्किल को हाईलाइट करो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो प्रोजेक्ट आप सॉल्व कर रहे हो अच्छी खासे प्रोजेक्ट ले लो। कॉपी पेस्ट वाले प्रोजेक्ट मत ले लो जो यूट्यूब में अवेलेबल है, जो गिटहब में अवेलेबल है, जो कैगल में अवेलेबल, ऐसे प्रोजेक्ट मत ले लो। कुछ मेहनत करो, ऐसा डेटा डिजाइन करो या ऐसा डेटा ले लो इधर उधर से कि साला वो डुप्लीकेट ना दिखे। वैसा प्रॉब्लम ले लो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसको अच्छी तरीके से मेंशन करो रिज्यूमे में। आपका सॉल्यूशन क्या उसको डिस्क्राइब करो। कौन से टूल्स इस्तेमाल किए, कौन से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, अच्छी तरीके से हाईलाइट करो। और वहां पर इम्पैक्ट, बिजनेस इम्पैक्ट क्या पड़ा ये बताओ। बताओ कि भाई ये XYZ प्रॉब्लम आज तो कंपनी में जो सॉल्व हो रहा था उसके लिए 1 घंटा लग रहा था,
हमने यही एजेंट की एआई का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को 1 सेकंड के अंदर सॉल्व किया। तो देखो 1 घंटा और 1 सेकंड, इससे कंपनी का टाइम बचा, इससे कंपनी के पैसे बचे, एफर्ट्स बचे, राइट? मैनफोर्स बची। तो इतना हमने इम्पैक्ट किया। बोलेगा भाई यार क्या बंदा है यार, कितना बेहतरीन तरीके से इसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ऐसे चीज आपके रिज्यूमे में डालनी चाहिए। हालांकि नहीं किया, थोड़ा घुमा फिरा और डालो। राइट? क्योंकि एचआर भी वैसे करते ना, उनका जो जॉब पोस्ट है बहुत सारे लोगों तक पहुंचने के लिए डालते कि भाई उनके को जावा आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, सी शार्प आना चाहिए। तो ऐसे सुपरमैन को देखते, तो आपके रिज्यूमे को ऐसा सुपरमैन बना कि एचआर के सामने आए तो कंफ्यूज होना चाहिए कि भाई ये तो सच में सुपरमैन तो नहीं है। तो ऐसा रिज्यूमे बनाओ। हालांकि जो भी आप डालते हो रिज्यूमे, थोड़ा उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो यार मुंह से कुछ अच्छे 2 लफ्ज निकले उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ऐसा रिज्यूमे बनाओ, वैसा नॉलेज भी रखो। और उसके बाद उस रिज्यूमे को यार वही बोला कि स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल के लिए डिजाइन करो और डेली 10-15 कम से कम पोस्ट के लिए अप्लाई करते जाओ। आपको अच्छे खासे कॉल आएंगे और उस कॉल को आपको कन्वर्ट करना है जॉब इंटरव्यू में। और जॉब इंटरव्यू में पहले आप तो कॉल आना वही आपकी फेज रहेंगी, उसके बाद कॉल को इंटरव्यू में कन्वर्ट करना एक दूसरी फेज रहती है। ये एक्सपीरियंस आप लर्न करते जाओगे। उसके बाद आपके इंटरव्यू होने के बाद इंटरव्यू क्रैक होना स्टार्ट होंगे। पहला राउंड क्रैक होना स्टार्ट होगा। दूसरे राउंड में आप नहीं जाओगे, कुछ टाइम का आप जैसे इंप्रूव करते जाओगे तो आप सेकंड राउंड में चले जाओगे, उसके बाद थर्ड राउंड में चले जाओगे, उसके बाद आपको ऑफर्स मिलना स्टार्ट होंगे। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुएटिंग प्रोसेस है, बट आपको इंप्रूव करते करते जाओगे तब ये प्रोसेस को आपको अचीव करते जाओगे। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो दोस्तों गिटहब मस्ट यू हैव। क्यों है? क्योंकि यार जो आप कोड लिखते हो वो कोड एक अकेला बंदा, एक जो प्रोजेक्ट रहता है वो बड़ा प्रोजेक्ट रहता है, वो अकेला बंदा उसको हैंडल नहीं करता। यहाँ पर मल्टीपल लोग काम करते हैं एक साथ एक प्रोजेक्ट के ऊपर। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए गिटहब एक इकोसिस्टम है। मल्टीपल कंपनी यहाँ पर आपको इकोसिस्टम दिखाती है। एक गीट लैब है, एक है बिग बकेट। तो यहाँ पर मल्टीपल कंपनी, बट मोस्टली 3 कंपनी मार्केट में अच्छे सर्वाइव कर रही है, राइट? तो यहाँ पर गिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ पर क्या करो, सिर्फ और सिर्फ गिट हब के ऊपर अकाउंट बना लो, बाकी आप सब इजीली सीख जाओगे, राइट? तो यहाँ पर एक रीडमी फाइल किस तरीके से बनाते हैं उसको आपको सीखना है अच्छी तरीके से। क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो एक रीडमी फाइल एक जान रहती है जिससे आप शुरुआत करते हो प्रोजेक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, ये आप सीखो। बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, बट इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कंपनी में आप चले जाते हो और एक कंपनी में कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है, उसमें रीडमी फाइल रहती है, उसको पढ़ के आप इजीली उस प्रोजेक्ट को बहुत सारा नॉलेज ले सकते हो। उस एप्लीकेशन को कैसे स्टार्ट करने को आपको नॉलेज मिल जाता है। आपके कोड को आप क्लीन रखना, गंदा मत रखना। नहीं तो एक आपने टास्क दे दिया चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी ने आपको एक कोड लिख के दे दिया, वही कोड को आपको कॉपी पेस्ट कर लिया एज अ प्रोजेक्ट करके, भाई वो खराब आइडिया है। चैट जीपीटी का हेल्प ले लो, समझो और उसको क्लीन करो, अच्छी तरीके से उसको डिजाइन करो, राइट? हर एक कोड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो, वो आपको आना चाहिए। क्योंकि आपका कोड आप खुद रीड नहीं करते कंपनी में, आपका कोड मल्टीपल लोग उसको इस्तेमाल करते, तो जो नेक्स्ट पर्सन है उसको आपका कोड इजीली समझ में इस तरीके से डिजाइन करते जाओ, ये प्रैक्टिस करते जाओ, राइट? और एट द एंड में आपको मल्टीपल ब्रांचेस को हैंडल करना आना चाहिए। क्योंकि एग्जिस्टिंग कोड के ऊपर आप एक आपकी ब्रांच बनाते हो, राइट? और उस ब्रांच में आप कुछ एडिट करते हो, उसके बाद वही ब्रांच आपको एक ब्रांच में ऐड करना है, मर्ज करना है, पुल करना है, कमिट करना है, ये चीजें आपको आना चाहिए, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको एंड फेज में आना चाहिए। और ये नहीं आएंगे तो भाई आप बहुत सारे लोगों के साथ इजीली काम नहीं कर पाओगे, और ये नहीं कर पाओगे तो आप टीम में आपका एक बैड इंप्रेशन बन जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज आना चाहिए, और ये शुरुआत में नहीं है, धीरे धीरे आपको आ जाएंगे। क्योंकि आपका हर एक कोड गिटहब में आप अपलोड करते जाओ, वहां से पुल करो, पुश करो, कमिट करो, राइट? नए नए ब्रांचेस बनाओ, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये डेवऑप्स एमएलओप्स इस फेज में आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, कंपनी हायर्स फॉर स्किल नॉट डिग्री। डिग्री ओपन्स डोर बट स्किल डिसाइड जॉब। बोलते भाई मेरे पास आईआईटी की डिग्री है, कोई बोलेगा मुझे टायर 1 टायर 2 कॉलेज की डिग्री है, कोई बोलेगा भाई मुझे 10वीं में 100% मार्क मिलते हैं, 12th में 99% मार्क मिलते हैं, मेरा सीजीपी 9 है आउट ऑफ 10। भाई ये कोई काम की चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार कंपनी आपके डिग्री को, आपके मार्क को नहीं चाहती। क्योंकि आपने मार्क कैसे लिए, एक बुक का आपने नॉलेज अपने दिमाग में कॉपी किया और उसको जैसे ही पेपर आया उसको आपने वहां पर लिख लिया। भाई वो मार्क कोई काम के नहीं है। हम यहाँ पर लॉजिक डिजाइन करते हैं, हमारे ब्रेन को ऐसे ट्रेनिंग करते हैं कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। वो स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, ना कि कॉपी पेस्ट। मतलब किताब का ज्ञान दिमाग में डाला और दिमाग का ज्ञान पेपर में उतरा, उसके बाद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मैंने दिया तो आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हो। ऐसे इंसान की कंपनी में कोई वैल्यू नहीं है। तो आपके मार्क्स, कॉलेज डजंट मैटर, आपकी स्किल मैटर करते।
कंपनी का प्रॉब्लम आप कितने इफिशिएंटली सॉल्व कर पाते हो, ये आपके पास टैलेंट है तो कंपनी आपको इजीली हायर कर पाएंगे, राइट। सो डिग्री ओपन डोर्स बट स्किल डिसाइड जॉब। हाँ, कोई लोग बोलते हैं भाई आईआईटी वाले को जल्दी जॉब मिलती है। हाँ, क्यों मिलते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को, एचआर को यही लगता है कि भाई आईआईटी वाले जो पर्सन है वो ज्यादा एजुकेटेड पर्सन रहते हैं, मतलब ज्यादा स्टडी करते हैं और उसका जो दिमाग है उतना ट्रेन हो जाता है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मान लो मैं 100 आईआईटीएन बंदों को इंटरव्यू में बैठाऊं तो मैक्सिमम जहां से 50 तो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे या 20% लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। बट वही नॉर्मल कॉलेज से जो बंदे मान लो 1000 भी डालता हो तो उसमें से 10 बंदे सेलेक्ट होते। तो ये प्रॉब्लम है, इसीलिए क्या होता है कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम आईआईटीएन बंदे की इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए भाई पैसे लगते हैं कंपनी को। तो 1000 बंदे के इंटरव्यू लेंगे तो हर एक बंदे को अराउंड 20 से लेकर 50,000 की कॉस्ट आती है। तो वहां से हमें 10 बंदे मिलेंगे और आईआईटीएन बंदों को हम 100 बंदे के इंटरव्यू लेंगे तो हमें 50 या 20 बंदे हमें मिल जाएंगे। तो कंपनी का पैसा बचता है, इसीलिए कंपनी आईआईटीएन बंदों को इंटरव्यू में बुलाती है, राइट। बट अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कैच है, उस कैच को हमें फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा कैच है? तो भाई आपका रिज्यूमे ऐसा डिजाइन करो कि जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपकी आईआईटीएन बंदे का जो कॉलेज, जैसे वो कॉलेज की वैल्यू रहेंगे, बट भाई आपका रिज्यूमे ऐसा डिजाइन करो कि साला आईआईटीएन का गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे ना तो उसके रिज्यूमे में और हमारे रिज्यूमे की ऐसी वैल्यू बढ़े कि सारा हमारा रिज्यूमे ऐसा हाईलाइट हो ना तो आईआईटीएन बंदे का रिज्यूमे की कोई वैल्यू ही ना रहे। ऐसा हमें रिज्यूमे बनाना है, राइट। उसकी मैंने टेक्निक ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताई, एक वीडियो मैंने स्पेशल बनाया है। तो ऐसा में रिज्यूमे बनाना पड़ता है, हमारे टैलेंट को सोशल मीडिया पे शो करना पड़ता है, इंस्टाग्राम के कमर हिला के नहीं लिंक्डइन पे हमारे हमारे पोर्टफोलियो को दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई ये हमारा प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को मैंने ऐसे से सॉल्व किया और इसका ये आउटपुट है। छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाओ और लिंक्डइन पे डालो, उसी प्रोजेक्ट के छोटे छोटे क्लिप बनाओ और डालते रहो यार 1-2 दिन के अंदर, और वहां पर बोलो कि भाई मैंने ऐसा ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, क्या आपका ऐसा प्रॉब्लम है? तो हम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं डीएम फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या होगा, एचआर आपको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगी, बोलेंगे भाई ये बंदा एक्टिव दिख रहा है यार, ये जीनी है कि यार डीप लर्निंग की प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहा है और ये बोल रहा है ओपन फॉर वर्क। तो आपको एचआर कनेक्ट करेंगे, आपको मल्टीपल कंपनी के एम्प्लॉय कनेक्ट करेंगे, क्योंकि भाई कंपनी में रेफर करने के बाद पैसे मिलते हैं। तो आपका टैलेंट लोगों को दिखेगा और आप बोल रहे हो कि भाई मुझे जॉब चाहिए, मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की, देखो मेरा आउटपुट देखो। तो कंपनी को भाई, कंपनी के लोग आपको रेफर करेंगे, पैसे मिलते हैं, इसीलिए रेफर करते रहते हैं। तो आपका टैलेंट दिखाओ, इंस्टाग्राम पे नहीं लिंक्डइन पे, यूट्यूब शॉर्ट में नहीं लिंक्डइन पे आपको दिखाना है। हालांकि लिंक्डइन पे भी थोड़ा कचरा धीरे धीरे हो रहा है, बट बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जॉब मिलने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो अपना टाइम इंस्टाग्राम पे और शॉर्ट वीडियो में मत डालो, लिंक्डइन के शॉर्ट वीडियो बनाओ और वहां पर डालो, कुछ पोस्ट बनाओ, कोई प्रॉब्लम को ले लो, अपना प्रॉब्लम ले लो, उसकी एनालिसिस वहां पर शॉर्ट में डालो। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, किस तरीके से हम बेहतरीन हाई सीटीआर हाई फोकस पोस्ट हम बना सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको सोशल मीडिया का प्रेजेंस बनाना पड़ेगा, आपको मल्टीपल लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी लिंक्डइन के ऊपर, नॉट इंस्टाग्राम के ऊपर हेलो हाय बोलने के लिए, राइट, ताकि आपका सोशल मीडिया पे एक आपकी पहचान बन पाए, राइट। तो ये आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी जॉब प्रिपरेशन इस फेज में। अब ये फेज कब स्टार्ट होता है, यहाँ पर मैंने डाला है मंथ 9 to 12, ऐसा नहीं है, आपको जितनी जल्दी जॉब चाहे उतने जल्दी आपको ये फेज साइड बाय साइड करना पड़ेगा। जैसे मशीन लर्निंग आप स्टार्ट कर लेते हो और मशीन लर्निंग के आप मिड में होते हो या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आप सीख लेते हो, उसी वक्त दोस्तों आपको जॉब प्रिपरेशन चालू करना है। आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट के नाम डालो, थोड़ा एक्सप्लेन करो रिज्यूमे में और अप्लाई करते रहो। डेली 10-15 जॉब पोस्ट को अप्लाई करते रहो, आपको कॉल आएंगे, उससे आप सीखोगे। हाँ भाई, वो बोलेंगे भाई आपको कितना पेमेंट चाहिए, आपको कौन सी लोकेशन पे जॉब करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, आपको ये आता है वो आता है, आपको बस बोलना है हाँ हाँ हाँ, आपको ना नहीं बोलना है, क्योंकि वो जस्ट आपको इवैल्यूएट करते हैं। आपको इंटरव्यू, जो टेक्निकल इंटरव्यू, वो इवैल्यूएट करेंगे कि भाई आप उस काम के लिए काबिल हो कि नहीं हो। तो आपको झूठ यहाँ पर बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये झूठ झूठ नहीं कहेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी का नुकसान उतना नहीं हो रहा है, राइट। बट इंटरव्यू में आप चले जाओगे तो उस बंदे को तो पता है ना कि भाई इस बंदे को ये आता है कि नहीं आता है, राइट। वो डिसाइड करेंगे आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको किसी भी हालत में टेक्निकल इंटरव्यू के पास चले जाना है, कुछ भी करना पड़े, बस आपको जो इंटरव्यूअर है उसके पास आपको किसी भी हालत में चले जाना है, वो डिसाइड करेंगे इस बंदे को लेना है कि नहीं लेना है। जैसे आप उस वहां तक चले जाते हो तो आपको पता चलेगा कि भाई मुझ में ये कमियां हैं, उस कमियों को आपको इंप्रूव करना है,
आपको इंटरव्यू देते रहना है और जैसे आपको कमियां पता चली उसको इम्प्रूव करते चलना है और आपको प्रैक्टिकल करते चलना है, आपको प्रोजेक्ट करते चलना है। अब धीरे 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 आप ऐसे इम्प्रूव हो जाओगे कि भाई उसके बाद कोई भी इंटरव्यू रहे ना, आप उसको इजीली क्रैक कर पाओगे, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, ना कि आपको फॉलो करना है जब आप पूरा सीख लोगे उसके बाद आपका रिज्यूमे बनाओगे, उसके बाद आपका गिटहब अकाउंट बनाओगे, उसके बाद आपका लिंक्डइन अकाउंट बनाओगे, उसके बाद आपका नौकरी अकाउंट बनाओगे, उसके बाद आप अप्लाई करते जाओगे। ये एक ओल्ड फैशन ओल्ड स्ट्रैटेजी है जो आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हो वहां पर ये स्ट्रैटेजी बताई जाती है, बट हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करने हैं। हमें वॉर के लिए कब रेडी होना है? वॉर चालू होने से पहले ही, राइट। जो हम स्टडी करते हैं तभी आपको जॉब के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने, अप्लाई करना स्टार्ट करना है, और वही एरर को इंप्रूव करते 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 आप जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ 10 दिन के अंदर आपके पास एक ऑफर लेटर आ जाएगा। आप ध्यान रखना है, जब आपके पास ऑफर लेटर आएगा तो आपको उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट नहीं करना है, उस ऑफर लेटर का इस्तेमाल करके दूसरे कंपनी के पास चले जाना है, तीसरे कंपनी के पास चले जाना है। यहाँ पर आपका पेशेंस कॉन्फिडेंस रखना है, तभी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। नहीं तो कंपनी के एचआर आपको कम पैसे में अच्छी क्वालिटी इंजीनियर को हायर करने की कोशिश करते, आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपको ये नहीं आता है, आपको ये नहीं आता है, इसलिए हमने आपको ये सैलरी XYZ सैलरी दे दी है। आप डीमोटिवेट होके बोलते हो कि यार चलो यार इस कंपनी को हम ज्वाइन कर लेते। दोस्तों वो आपको बेवकूफ बनाते, आपको बेवकूफ बनाने के लिए उनको पैसे मिलते कि कंपनी चाहती है कि कम पैसे में हमें अच्छा खासा इंजीनियर मिले, राइट। क्योंकि कंपनी प्रॉफिट के लिए बैठी है, समाज सेवा के लिए नहीं है। तो इसलिए आपको माइंड से सीखना पड़ेगा, एचआर के बातों में फंसना नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, आपकी डिमांड आगे रखना है, जितना पैसा चाहिए उतना बोलो, बट उसके लिए काबिल आपको बनना पड़ेगा। टाइम लगेगा कोई बात नहीं, बट टाइम ऐसा नहीं कि आप 2 साल वही, मान लो कि कंपनी आपकी डिमांड है 50 लाख और आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और इंटरव्यू दे रहे हो और इंटरव्यू दे रहे हो, बोले कि भाई मुझे 50 लाख दो, कंपनी बोलते नहीं 50 लाख दो, ऐसा नहीं है। कुछ आपको थ्रेशोल्ड सेट करना पड़ेगा कि भाई मुझे 1 महीने के अंदर ये थ्रेशोल्ड कंप्लीट करना है। मान लो इसके ऊपर मेरा नहीं बढ़ता है तो मुझे कंपनी ज्वाइन करना है, आपको कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी, राइट। तो एक थ्रेशोल्ड रखो, टेस्ट करो 1 महीने तक, और उसके बाद आपको कंपनी को ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको यहाँ पर ज्ञान दिया है। आप कितना पीते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। अब आप बोलोगे भाई कितनी सैलरी थ्रेशोल्ड रखनी है, क्या करना है, तो चलो नेक्स्ट आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम डिस्कस करने वाले वो है दोस्तों सैलरी। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने जो भी फेज फॉलो किए, फेज 10 किसके लिए? पैसे के लिए, राइट। तो अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई किसको कितना पैसा मिलेगा जब मुझे पहला ऑफर मिलेगा? आपने बताया कि भाई ऑफर पहला मिलने के बाद दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, चौथा ले लो, बट कैसे? जब इंटरव्यूअर मुझे पूछेगा या एचआर पूछेंगे भाई आपको कितना चाहिए, तुम्हें कितना जवाब दो? शुरुआत में आपको जवाब देना है भाई जितना आपको देना है उतना दे दो यार, आपकी मर्जी। वो आपको पैसा देंगे क्योंकि सबसे पहले आप काबिल हो कि नहीं आपको चेक करना है। तो आपको क्या करना है, जितना देना है भाई उतना दे दो। तो एचआर खुश हो जाती है, बोलते भाई चलो यार इसका इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं, राइट। तो उसने आपको दिया 3 लाख 4 लाख, तो उस ऑफर को ले लो, दूसरे के पास ही चले जाओ, बोलो भाई उसने मेरे को 4 लाख दिए, मैं आपसे 6 लाख डिमांड करता हूँ। वो ऑफर मिलेगा, बोलो भाई 6 लाख मुझे मिला है, मुझे आपको 8 लाख चाहिए। 8 लाख मिला है, आप चले जाओ 10 लाख। 10 लाख मिला है, 12 लाख मांगो। 12 लाख मिला है, 15 लाख मांगो। 15 लाख मिला है, 20 लाख मांगो। और मान लो कोई रेंज पे आपकी सैचुरेशन आ जाती है तो वही ऑफर पकड़ो और ज्वाइन कर दो। दिस इज अ बेस्ट फॉर्मूला। यहाँ पर मैं सैलरी रियलिटी बताना चाहूंगा इंडिया की। तो बंदे के लिए जो फ्रेशर की सैलरी यहाँ पर है वो 6 से 12 लाख मिलेंगी नॉर्मल पर्सन को, बट जो मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले उसको 12 लाख नहीं अच्छी खासी मिलेगी, राइट। उसके बाद स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल दोस्तों, तो आपको मिलेगा 12 से लेकर 18 लाख की सैलरी, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच व्हाट्स द टैलेंट इन यू, इसके हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। और दोस्तों जो मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, जो मेरे रोड मैप को फॉलो करेंगे, तो दोस्तों उस रोड मैप में है डेटा साइंस, जिन या प्लस डिप्लॉयमेंट, और उस बंदे को मिलेंगे दोस्तों 18 से लेकर 25 लाख कम से कम। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने मेरा रोड मैप जस्ट फॉलो कर लिया ऐसा ही तो आपको सैलरी मिलेंगी, बिल्कुल नहीं, आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। आप काबिल होने चाहिए कि जब आपको कोई भी डेटा मिलेगा तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आप उसको, उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, उस यूजर को आप इजीली कंज्यूमेबल फॉर्मेट में वो सॉल्यूशन दे पाओगे, आप उसको AWS के ऊपर डिप्लॉय कर पाओगे। ये काबिलियत आपको आती है एज अ फ्रेशर करके भी। तो आपको 18 से लेकर 25 का आंकड़ा मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, इजी बात है, पर आपको एफर्ट देने पड़ेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। दिन में 2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, आपको 8-8 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी,
तब आपको 12 महीने के अंदर आपको ये पैकेज मिलेगा 18 से लेकर 25 लाख का। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है 25 लाख, यहीं पे स्टॉप नहीं होती है। ये आपके एफर्ट्स के ऊपर, आपके मेहनत के ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इससे ज़्यादा भी बढ़ जाता है। लोगों को 50 लाख का भी मिलता है और 1 करोड़ का भी मिलता है। हालांकि 1 करोड़ का मिलना एज अ फ्रेशर थोड़ा डिफिकल्ट है, बोलने के लिए होता है, बहुत सारे लोग बोल देते हैं, बट हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है। बट हाँ, आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है आपका टैलेंट। सो स्किल डिसाइड सैलरी, नॉट डिग्री, कॉलेज एंड सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये था हमारा फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट बनने का रोड मैप। दोस्तों ये जो रोड मैप है ये बहुत चुनिंदा लोगों ने देखा होगा। आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ यार कि यार मैंने पूरा का पूरा रोड मैप देखा है। और दोस्तों आप इस रोड मैप को आंख बंद करके देखते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको अच्छी सैलरी और 100% जॉब मिलना गारंटेड है। बस आपको डेडिकेशन के साथ और अच्छे जुनून के साथ इसको फॉलो करना पड़ेगा। आप इस वीडियो में आ चुके हो तो आपको एक बोनस देना चाहूंगा। आपके पास 12 महीने नहीं है, आपको जॉब किसी भी हालत में चाहिए, तो 3 या 4 महीने के अंदर आपको एक एजेंट के और जेन या इंजीनियर किस तरह से बनाना है, इसके ऊपर मैं आने वाले कुछ टाइम में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और उस वीडियो को देखो, डिमांड उसी की है। आप मशीन लर्निंग नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आपको डीप लर्निंग नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आपको टेबुलर डेटा प्री प्रोसेस करना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एसक्यूएल नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, तभी भी आपको बेस्ट हाई पेइंग जॉब मिलेंगी और कम से कम टाइम में आपको जॉब मिलेगी। उसका रास्ता, उसका सीक्रेट रास्ता मैं बताने वाला आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, कोई ज्यादा व्यू के लिए, क्लिक बेट के लिए नहीं बनाने वाला हूं। जिस बंदे को उसकी जरूरत है उसके लिए मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि यार यूट्यूब की वीडियो से मुझे पैसे नहीं मिलते, बस मुझे अच्छा लगता है और मुझे लोगों को मदद करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूं। तो आपको एजेंटिक या इंजीनियर और जेन या इंजीनियर बनना है, 3 से लेकर 4 महीने के अंदर आपको जॉब आपके हाथ में चाहिए, तो उसके ऊपर मैं स्पेशली डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। क्योंकि यार मैं इसी फील्ड में अभी बहुत सारे लोगों से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक शॉर्टकट रास्ता बताने वाला हूँ और आप उस रास्ते से फॉलो करोगे तो आप डायरेक्ट आपकी मंजिल तक 100% पहुंच जाओगे। और यही दावा मैं आपको करने वाला हूं और इसी दावे को कंप्लीट करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूं। कोशिश तो मेरी पूरी है, बट टाइम कब मिलेगा उसके हिसाब से मैं वो वीडियो बनाने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा है, बहुत मेहनत करनी पड़ी दोस्तों। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी पूरी रात गई है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ यार क्या अच्छा लगा, आपको बुरा लगा है तो वो आप बताओ, आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है जर्नी के बारे में तो आओ आप बताओ। जो भी आपके राय होंगे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि ये जो कमेंट बॉक्स है उसमें जो लोग पढ़ेंगे तो उस लोगों को भी और सीखने के लिए मिल जाएगा, राइट। और फिर से बोल रहा हूँ, ये आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ यार हाँ भाई मैंने ये पूरा का पूरा वीडियो देखा है, क्योंकि बहुत रेयर लोग होंगे ये पूरा का पूरा वीडियो देख पाएंगे। और जो वीडियो देखेंगे मुझे 100% गारंटी कि उसको भाई जल्दी से जल्दी जॉब मिलेगी, क्योंकि उस पर्सन के पास पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है और एक इरादा है। तो आपको जॉब 100% मिलेंगी, ये मेरा दावा है। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।